हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवानी अग्रवाल, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ह्यूमन वैल्यूज़ का यूनिट 3 लेकर आपके लिए आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और वीडियो बनाना हमारा फ्रूटफुल रहेगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस जो है वो है हार्मनी, फैमिली और सोसाइटी में। हार्मनी की बात करें तो हार्मनी का मतलब होता है लय। फैमिली और सोसाइटी में किस तरह से लय, मधुरता को बनाए रखा जा सकता है, ये पूरा का पूरा हमारा यूनिट है और इसी बारे में हम पूरी यूनिट में डिस्कस करेंगे। बात करें अगर सिलेबस की तो ये है हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन फैमिली एज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। फैमिली को माना जाए तो ये फंडामेंटल यूनिट है ह्यूमन इंटरेक्शन का। अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मीनिंग ऑफ न्याय, न्याय का मीनिंग क्या है, उभय तृप्ति को प्राप्त करने में ट्रस्ट का क्या मीनिंग है, रिस्पेक्ट का क्या मीनिंग है और इन सब का विश्वास का क्या मीनिंग है, डिफरेंस इंटेंशन और कॉम्पिटेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सम्मान का क्या मीनिंग है, रिस्पेक्ट और डिफ्रेंशिएशन या डिसरिस्पेक्ट का क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर सैलिएंट वैल्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे अफेक्शन की क्या वैल्यू है, केयर की क्या वैल्यू है, ग्रैटिट्यूड क्या है, ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन सोसाइटी, फिर हम पढ़ेंगे सोसाइटी में हार्मनी कैसे डेवलप कर सकते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अनडिवाइडेड सोसाइटी को कैसे प्राप्त करा जा सकता है, अखंड समाज को कैसे प्राप्त करा जा सकता है। और फिर बेसिकली हमारा जो यूनिट का सारांश है वो ये है कि फैमिली से किस तरह से वर्ल्ड फैमिली की तरफ अग्रसर हुआ जाए, यानी अपने परिवार से समाज, समाज से देश, देश से राष्ट्र और राष्ट्र से किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को में हार्मनी लाई जाए। तो आइए आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ह्यूमन वैल्यूज़ का जो कोर्स है वो AICTE ने इस पर्पज़ से डेवलप कराया है कि आप अपने विचारों को लिख सकें। एक चीज़ और भी है इसमें कि आप इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ का जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं और कहीं कहीं हिंदी, कहीं कहीं इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिक ह्यूमन रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है ह्यूमन इंटरेक्शन का। वहीं से परिवार, मानव के वार्तालाप की जो शुरुआत होती है वो पहला वार्तालाप उसका परिवार से होता है। मानव का जो प्रथम परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि परिवार से ही होता है। परिवार में हमारा जन्म होता है, परिवार से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये जान लेते हैं कि आखिर परिवार है तो है क्या। अगर हम परिवार को डिफाइन करें तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, जिन पर्सन्स के ग्रुप को यूनाइट किया गया है, एकता के सूत्र में बांधा गया है। कैसे? बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन। टाइज का मतलब है बंधन, तो या तो विवाह बंधन द्वारा या फिर रक्त संबंधों द्वारा या फिर एडॉप्शन का मतलब गोद लेने के संबंधों द्वारा जिन लोगों को एक सूत्र में बांधा गया है, ऐसे लोग ही जो कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंगल हाउस होल्ड, या जो एक सिंगल हाउस होल्ड में रहते हैं, यानी एक सिंगल घर में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो है वो फैमिली है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फैमिली को कैसे डिफाइन करती है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स कंसिस्टिंग ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वेदर एक्चुअली लिविंग टुगेदर और नॉट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिवार, लोगों का एक समूह जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं, चाहे वो एक्चुअली एक साथ रह रहे हों या ना रह रहे हों, वही परिवार का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स और उनके बच्चे ही परिवार का निर्माण करते हैं, भले ही वो बच्चे और उनके पेरेंट्स एक साथ रहें या ना रहें। अब आता है हार्मनी इन फैमिली, नीड ऑफ हार्मनी इन फैमिली और हाउ इट इज़ मेंटेन्ड। यानी परिवार में हार्मनी क्या है, परिवार में हार्मनी की नीड क्या है और इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये हम सभी को पता है कि ये एक बेसिक यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। परिवार में ही बच्चे का जन्म होता है, परिवार में ही बच्चा पलता बढ़ता है, ग्रोथ होती है, नर्चरिंग होती है और परिवार ही उसे आगे ले जाता है। तो परिवार क्या है? इट गिव्स अस रूट टू होल्ड एंड विंग्स टू फ्लाई। ये जो है हमें जड़ें देता है होल्ड करने के लिए, मजबूती से जकड़ने के लिए, और पंख देता है हमारे सपनों में उड़ान भरने के लिए। फैमिली इज़ द स्ट्रेंथ,
फैमिली वो ताकत है दैट गिव अस करेज टू फेस एंड फाइट अगेंस्ट ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। फैमिली वो ताकत है जो हमें साहस देती है कि ज़िंदगी में जो भी टफ सर्कमस्टेंसेस है, जो भी अनमैनेजेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, उनसे किस तरह उनका सामना करा जाए, उनसे किस तरह लड़ा जाए। टू ओवरकम ऑल काइंड ऑफ स्ट्राइफ एंड स्ट्रगलिंग फेजेस, फैमिली ही वो ताकत है जो हमें सहारा देती है, मनोबल देती है कि हम किस तरह से स्ट्राइफ, संघर्ष और स्ट्रगलिंग फेज से किस तरह से ओवरकम करें, यानी उभरें, किस तरह से इनसे निपट कर बाहर आएँ। फैमिली टीचर्स अस, फैमिली हमें सिखाती है, फैमिली हमें स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है, मोटिवेट करती है एंड बूस्ट आवर मॉरल टू चूज़ द राइट पाथ इन लाइफ। और फैमिली ही वो ताकत है जो हमारा मॉरल बूस्ट करती है, हमारी नैतिकता को बूस्ट करती है, ताकि हम जीवन में राइट पाथ को चूज़ करें, जीवन में सही रास्ते को अपनाएं। फैमिली इज़ द इंस्टीट्यूशन, फैमिली वो संस्था है दैट फिल्स इन अस विद द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी लाइक काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, लव, केयर, ट्रूथफुलनेस एंड द लाइक। फैमिली वो संस्था है जो हमारे अंदर मानवता की ट्रेट्स का मतलब मानवता की विशेषताओं को भरती है। जैसे कि मानवता की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? दयालुता, ग्रैटिट्यूड, उदारता, कंपैशन का मतलब है क्षमा, दया, लव, केयर, ट्रूथफुलनेस, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि फैमिली क्या है। फैमिली बेसिक इंटरेक्शन का रूट है और ये हमें रूट देती है, मजबूती से पकड़ने के लिए जड़ें प्रदान करती है और विंग्स देती है हमारे सपनों में कि सपनों को उड़ान देने के लिए। फैमिली हमें सिखाती है, स्ट्रेंथन करती है, हमें करेज देती है, हमें जो है राइट पाथ चुनने के लिए प्रेरणा देती है और फैमिली हमारे अंदर मानवता की सारी ही ट्रेट्स को भरती है, जैसे कि ग्रैटिट्यूड एटसेट्रा। अब आता है देखिए यहाँ लिखा था ना नीड क्या है हार्मनी की। तो ये नीड है कि हार्मोनियस एनवायरनमेंट ऑफ फैमिली हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप इन ऑल डायमेंशंस। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट हार्मोनियस है, अगर फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही मधुर है, तो ये हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, हर डायमेंशन में हमारी ग्रोथ होगी, हम डेवलपमेंट को प्राप्त करेंगे। वाइल ऑन द कॉन्ट्रेरी, जबकि इसके विपरीत फैमिली फियॉर्ड्स, डिस्प्यूटेड एंड क्वारलसम एनवायरनमेंट ऑफ फैमिली हिंडर्स आवर प्रोग्रेस। जबकि अगर फैमिली में फियॉर्ड्स होंगे, फियॉर्ड्स का मतलब है कलह होगा, कलेश होगा, है ना, क्या होगा, कलेश होगा, और डिस्प्यूटेड एनवायरनमेंट रहेगा, झगड़े वाला, क्वेरलसम का मतलब झगड़े वाला एनवायरनमेंट रहेगा, तो ये हमारी प्रोग्रेस में रुकावट डालता है, ये हमारी प्रोग्रेस में बैरियर बनता है। ठीक है, वी इवन श्रिंक फ्रॉम गोइंग होम इन सच एन ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट। इस तरह के विरोधाभास वाले एनवायरनमेंट में, ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट, इस तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट में, विरोधाभास वाले एनवायरनमेंट में हम यहाँ तक कि श्रिंक का मतलब जी चुराना, हम यहाँ तक कि घर जाने से भी जी चुराते हैं। आपने देखा होगा जब आपके घर में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं तो आप ऑफिस से या कॉलेज से लौटकर घर जाने में बड़ा ही बोझिल फील करते हैं। Family fears can cause depression, anxiety, stress, sleeplessness, loss of appetite, sadness, confusion and rage, revenge as well as aggression। फैमिली फियर्स जो हैं, फैमिली के जो कलेश हैं, वो हमारे अंदर डिप्रेशन को, अवसाद को जन्म देते हैं। एंजाइटी का मतलब है चिंता को जन्म देते हैं। स्ट्रेस का मतलब है दबाव को जन्म देते हैं। स्लीपलेसनेस, निद्रा को जन्म देते हैं। भूख हमारी जो है, एपिटाइट का मतलब पाचन शक्ति का लॉस हो जाता है। सैडनेस हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। रेज का मतलब है गुस्सा आ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। रिवेंज का मतलब है बदला लेने की प्रवृत्ति, विंडिक्टिवनेस बढ़ जाती है, और इसी तरह से एग्रेशन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो जो एक तरफ क्या है कि फैमिली का हार्मोनियस एनवायरनमेंट हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मदद करता है, जबकि फैमिली फियर्स हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जन्म देते हैं, डिप्रेशन एटसेट्रा। अब आता है कुछ टिप्स क्या हैं हार्मनी डेवलप करने की। तो ये पेरेंट्स आर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। ये तो इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स जो हैं वही फैमिली को निर्माण करते हैं और वो प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं फैमिली का। वही रियल रोल मॉडल हैं, वही रियल आदर्श हैं बच्चों के लिए, वही रियल मोटिवेटर हैं, वही रियल टीचर हैं एक बच्चे के लिए, और वही बच्चे का बेस्ट गाइड हैं। तो पेरेंट्स शुड बी कॉशियस टू बी इन हार्मनी देमसेल्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि पेरेंट्स ही रूट हैं फैमिली की, प्रेमिनेंट पार्ट हैं, वही रियल रोल मॉडल हैं, वही रियल मोटिवेटर हैं, रियल टीचर, रियल बेस्ट गाइड भी वही हैं। एक परिवार के अंदर बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले पेरेंट्स ही उसको गाइड करते हैं, पेरेंट्स ही उसका रोल मॉडल बनते हैं। बाद में बाहर का कोई व्यक्ति रोल मॉडल बन सकता है, वही उसको मोटिवेट करते हैं टाइम टाइम पर। तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स का आपस में हार्मनी में रहना, पेरेंट्स को ये कॉशियस होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए, इतना
सेंसिटिव होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए कि वो खुद से हारमनी में रहें, अपने मतलब हस्बैंड वाइफ की हारमनी होनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी कोऑपरेटिव विद वन अनदर। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव, लॉयल, ऑनेस्ट होने चाहिए। देयर रिलेशनशिप शुड बी हारमोनियस। उनका जो आपस का संबंध है, पति पत्नी का संबंध, वो भी बहुत मधुर होना चाहिए। एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्लैशेस बिटवीन दैम। उनके बीच में कोई क्लैशेस, डिस्प्यूट्स, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, बल्कि क्या होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन ना होकर हारमोनियस रिलेशनशिप होने चाहिए। तो ये तो एक पार्ट हो गया। और क्या हो सकता है, ओल्ड जनरेशन, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स आर द रियल एसेट। एसेट का मतलब पूंजी। किसी भी घर की रियल एसेट, किसी भी घर की रियल पूंजी, वास्तविक पूंजी क्या होती है, उसकी ओल्ड जनरेशन, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स। तो डेट क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत सारा कमाया हुआ जीवन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो वो हंसी हंसी में, खेल खेल में सिखा देते हैं बच्चों को। तो दे टीच मॉरल वैल्यूज़ टू फोर्थ कमिंग जनरेशंस। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़, नैतिक शिक्षाएं सिखाते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। फोर्थ कमिंग का मतलब है आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन का मतलब है पीढ़ियाँ। दे टोल्ड स्टोरीज़। वो अनएक्सपेक्टेडली स्टोरीज़ के माध्यम से छोटे छोटे लेसन देते हैं बच्चों को। दे शेयर रिच एक्सपीरियंसेस। क्या रिच एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ शेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं। तो ओल्ड जनरेशन जो है, दे शुड बी ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड केयर। उनकी भी, उनको बहुत ध्यान से और केयरफुली उनको, उनकी देखभाल की जानी चाहिए। ट्रीटेड का मतलब उनसे जो व्यवहार किया जाना चाहिए वो बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ, सॉफ्ट और टेंडर टोन के साथ, और जो है बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही केयर के साथ उनकी देखभाल की जानी चाहिए। चिल्ड्रन नीड इमोशनल सपोर्ट, ओनली मॉनिटरी सपोर्ट इज़ नॉट इनफ फॉर देम। एक चीज़ ये भी ध्यान रखी जाए, आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। वो 10 रुपये देते हैं या 100 रुपये देते हैं और कहते हैं कि अपने मनपसंद की चीज़ खरीद लो, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे के पास साथ जाएं और उसके मनपसंद की चीज़ उसे खरीदवा के लाएं, उसको कहानियाँ सुनाएं। कहानियाँ सुनाने की जगह वो मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को। तो गलती तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की तरफ से हो रही है ना। इसी तरह से जब टीन एज आती है, प्यूबरिटी की एज आती है, तब बच्चों को जो है बहुत सारा क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करें, उनके फ्रेंड्स को घर पर बुलाएं, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। उनके पास तो बच्चों को देने के लिए ही टाइम नहीं है, उनके फ्रेंड्स से क्या बात करेंगे। तो इसलिए बच्चा जो है, घर में प्यार नहीं मिलता तो बाहर प्यार खोजता है। तो चिल्ड्रन नीड इमोशनल सपोर्ट। बच्चों को भावुकता का सपोर्ट चाहिए। केवल मॉनिटरी सपोर्ट, केवल पैसों का सपोर्ट, केवल मॉनिटरी टर्म्स में यानी पैसों से संबंधित सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट ही उनके लिए काफ़ी नहीं है। ये बात भी परिवार ध्यान रखें। सो पेरेंट्स शुड डिवोट क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम डिवोट करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। दे शुड लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। उन्हें बच्चों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए। दे शुड बूस्ट अप द मॉरल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्हें बच्चों का मॉरल बूस्ट करना चाहिए टाइम टाइम पर, जब बच्चे फिजिकली और मेंटली टायर्ड और एग्जॉस्टेड का मतलब है थका हुआ फील करें। मानसिक रूप से जब बच्चा थका हुआ लगे, वो कॉलेज में आया है, तो उसके फेस से ही पता लगा लें आप कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसका सिलेबस इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसके टीचर्स से इसकी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बन रहा है, इसके क्लासमेट कैसे हैं। तो उसका जो है, जब बच्चे थका हुआ फील करें, जब बच्चों को ये नहीं कि मतलब बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा और उसके ऊपर इंजीनियरिंग का थोप दिया, तो उसकी कैलिबर को जाने, उसकी असली काबिलियत को पहचाने, और जब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और एग्जॉस्टेड फील करे तो उससे बात करने की कोशिश करें। उसे ये कहें, जैसे ये हैं, ऐसे मिरेकुलस का मतलब है चमत्कारिक। तो कुछ ऐसे चमत्कारिक वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को री एनर्जाइज्ड कर देते हैं, जैसे यू कैन डू वेल, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं हुआ लेकिन आगे अच्छा कर सकते हो आप, है ना। डोंट वरी, अरे डरो मत, सब अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। इट इज़ लाइक ए वॉक इन द पार्क। ये बहुत ही आसान है, इतना कठिन तुम्हें लग रहा है लेकिन ये तो बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप आओ करते हैं बैठकर इसको, है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं, वो ऐसे कुछ चमत्कारिक वर्ड्स जो हैं, मिरेकुलस वर्ड्स जो हैं, वो बच्चों को री एनर्जाइज्ड कर देते हैं, उनमें एनर्जी भर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ट्राई योर बेस्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल। अगर रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, कोई संघर्ष आ जाते हैं, तो उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व करने का, यानी उनको हल करने की कोशिश करिए। बिफोर दीज क्लैशेस डीपन टू मच टू अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फैमिली। इससे पहले कि ये क्लैशेस इतने डीपन हो जाएं, इतने गहरा जाएं कि ये फैमिली की हेल्थ को प्रभावित करने लगें, उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करिए।
अब आता है देयर इज़ ए सेट ऑफ प्रपोजल्स दैट वन हैज़ टू वेरीफाई टू इंश्योर हार्मनी इन फैमिली। कुछ प्रपोजल हैं जो एक व्यक्ति को वेरीफाई करने चाहिए उसको अपनी फैमिली में हार्मनी डेवलप करने के लिए। तो वो सेट ऑफ प्रपोजल क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनशिप इज़ एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो सेल्फ और एक बॉडी। तो बॉडी की नीड अलग होती है और सेल्फ को हम आई बोलते हैं, ये तो आपको पता ही लग गया होगा अभी तक 2 यूनिट्स में। तो बेसिकली क्या है कि रिलेशनशिप होता है और ये जो रिलेशनशिप है, संबंध जो है वो एक व्यक्ति के सेल्फ और दूसरे व्यक्ति के सेल्फ के बीच में होता है, यानी बॉडी का उससे कोई ताल्लुकात नहीं होता, बल्कि ये एक व्यक्ति के सेल्फ और दूसरे व्यक्ति के सेल्फ में होता है। वी आर एम्बेडेड इन रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप में एम्बेडेड हैं यानी बंधे हुए हैं। दे आर देयर, रिलेशनशिप तो है और हम बंधे हुए हैं उसमें, लेकिन वो रिलेशनशिप किसके बीच में है? बिटवीन द सेल्फ, बिटवीन माई सेल्फ एंड बिटवीन द सेल्फ ऑफ अदर्स। ऑल दैट वी नीड टू डू इज़ टू रिकग्नाइज दैम, टू अंडरस्टैंड दैम एंड टू गिव वैल्यू टू दैम। रिलेशनशिप हैं और होते रहेंगे। किसके बीच में है? 2 चीज़ें हैं, रिलेशनशिप हैं और होते रहेंगे, यानी वी आर एम्बेडेड इन रिलेशनशिप, दे आर देयर, हम रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं और रिलेशनशिप उनमें है। लेकिन रिलेशनशिप किस किस के बीच में, संबंध किस किस के बीच में है? एक आई और दूसरे आई के बीच में, यानी हमारे आई हमारे सेल्फ और दूसरे व्यक्ति के सेल्फ के बीच में है। हमें उन्हें पहचानना है, हमें उन्हें समझना है और हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है, वैल्यू देनी है, उनको डिग्निटी देनी है। क्या देनी है? उनको डिग्निटी प्रदान करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेड इन रिलेशनशिप and if there is mutual feeling of trust it leads to mutual fulfillment, happiness and harmonious environment। अब देखिए छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि ट्रस्ट जो है रिलेशनशिप में विश्वास का होना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, उसकी आशा करी जाती है कि अगर आप और मैं रिलेशनशिप में हो तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। तो अगर एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर, यानी मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर और साइमल्टेनियसली आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर होगा, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग होगी, एक आपसी फीलिंग, म्यूचुअल का मतलब है आपसी फीलिंग होगी ट्रस्ट की। तो क्योंकि ट्रस्ट दोनों तरफ से है, मैं भी आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ और आप भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जब ये फीलिंग होगी तो इससे म्यूचुअल फुलफिलमेंट आएगा, यानी आपसी परिपूर्णता आएगी, आपसी हैप्पीनेस आएगी और उसी से एक जो है हार्मोनियस एनवायरनमेंट डेवलप होगा। क्योंकि मैं भी आप पर विश्वास कर सकती हूँ उतना ही जितना आप मेरे ऊपर कर सकते हैं और आप भी मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं जितना मैं आपके ऊपर कर सकती हूँ। The self I has feeling in a relationship, these feelings are between I and I। सेल्फ आई की फीलिंग होती हैं रिलेशनशिप में और ये फीलिंग आई और आई के बीच में होती हैं। देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप नेचुरली, जो रिलेशनशिप में फीलिंग है वो प्राकृतिक रूप से होती हैं, उन्हें दे डू नॉट हैव टू बी क्रिएटेड नॉर कैन वी रिमूव दैम। जो फीलिंग्स हैं वो नेचुरली हैं रिलेशनशिप में, उन्हें ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही रिमूव किया जा सकता है। इट इज़ सेल्फ आई दैट अंडरस्टैंड एंड पजेजेस फीलिंग्स। जो सेल्फ आई है वही फीलिंग्स को समझता और रखता है, पजेज का मतलब रखता है। द बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नीदर डज इट पजेज एनी काइंड ऑफ फीलिंग। मैंने अभी जैसे बताया था, बॉडी जो है वो किसी भी तरह की फीलिंग को समझने में इनकेपेबल है और असमर्थ है। इनकेपेबल का मतलब असमर्थ है और ना ही ये कोई फीलिंग पजेज करती है, यानी कि रखती है। पजेज की जगह हैज़ लगा लीजिएगा। इट इज़ द सेल्फ दैट रिकग्नाइजेज द रिलेशनशिप। जो ये हमारा सेल्फ है, जो हमारा आई है, वही रिलेशनशिप को समझता है, बॉडी का उससे कुछ लेना देना नहीं है। देयर इज दस ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ एंड द सेल्फ, इसलिए रिलेशनशिप जो है वो सेल्फ आई और दूसरे व्यक्ति के सेल्फ में होती है। देयर इज़ नो पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वांट ट्रस्ट। अब आपको भी पता है कि बॉडी का कोई पार्ट जो है वो ट्रस्ट नहीं चाहता है, आपका आई है जो ट्रस्ट की डिमांड करता है, जो ट्रस्ट को एक्सपेक्ट करता है। नो पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वांट रिस्पेक्ट। कोई पार्ट बॉडी का ऐसा नहीं है जिसको रिस्पेक्ट चाहिए। व्हेन यू रिस्पेक्ट समवन यू रिस्पेक्ट द पर्सन आई एंड नॉट देयर बॉडी ऑर्गन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में कर सकते हैं। जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उस पर्सन यानी उस आई की रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि उसके बॉडी ऑर्गन्स की। सिमिलरली व्हेन यू ट्रस्ट समवन इट इज़ द पर्सन एंड नॉट द बॉडी। इसे भी बॉक्स में कर लीजिएगा। इसी तरह से जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस पर्सन यानी आई का विश्वास करते हैं, आई पर ट्रस्ट करते हैं, ना कि उसकी बॉडी पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। ट्रस्ट इज समथिंग टू डू विद द पर्सन नॉट द आई सेल्फ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बॉडी। ट्रस्ट कुछ ऐसी चीज़ है जो हम पर्सन के साथ करते हैं, यानी सेल्फ के साथ करते हैं, किसी दूसरे के सेल्फ के साथ, और इसका बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू का मतलब लेना देना नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दिया है, ए मदर फील्स रिलेटेड टू द चाइल्ड एज शी गेव बर्थ टू हिम। एक मदर जो है वो बच्चे से रिलेटेड फील करती है क्योंकि उसने बच्चे को बर्थ दिया है। बट नीदर मदर्स बॉडी नॉट द चाइल्ड्स बॉडी हैज़ फीलिंग्स, लेकिन ना तो मदर की बॉडी में ना ही बच्चे की बॉडी में कोई फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग कहाँ होती हैं? सेल्फ ऑफ द मदर एंड द सेल्फ ऑफ द चाइल्ड दैट फील्स कनेक्टेड। तो मदर का सेल्फ और बच्चे का सेल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड फील करता है, बल्कि उनकी बॉडी कनेक्टेड फील नहीं करती। अगला आता है, दीज फीलिंग्स इन द सेल्फ आर डेफिनेट, आई दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद डेफिनेटनेस। ये जो सेल्फ में फीलिंग्स हैं वो डेफिनेट हैं। डेफिनेट का मतलब वो सीमित हैं, डेफिनेट हैं मतलब कंफर्म है, और इनको डेफिनेटनेस के साथ, यानी उनका सीमा है, उनकी एक, उनका बहुत ज़्यादा असीमित नहीं है, वो सीमा है। विद लिटिल एक्सप्लोरेशन, हम थोड़ा सा भी अगर एक्सप्लोरेशन करें यानी खोज करें, हम अपने आप को थोड़ा सा भी खंगालें अगर, तो वी कैन सी दैट फीलिंग्स इन रिलेशनशिप आर एक्चुअली डेफिनेट एंड नॉट वैग्यू। हम देख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप में फीलिंग है वो एक्चुअली डेफिनेट है, वैग्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा फैशन नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब दीज आर द वैल्यूज़ कैरेक्टराइजिंग रिलेशनशिप सच एज ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, कंसर्न एटसेट्रा। ये वो वैल्यूज़ हैं जो रिलेशनशिप को कैरेक्टराइज करती हैं, यानी रिलेशनशिप की पहचान है, जैसे कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर और कंसर्न। लाइक लिविंग विद दीज वैल्यूज़ वी आर एबल टू मेंटेन हार्मनी इन वैल्यू। तो इतनी थोड़ी सी जो फीलिंग्स हैं उन वैल्यूज़ के साथ अगर रहा जाए तो हम हार्मनी हम फैमिली में हार्मनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग्स लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप। जैसे पहले बताया था मैंने, इन वैल्यूज़ को पहचान लेना, इन वैल्यूज़ को, इन फीलिंग्स को पहचान लेना ही, रिकॉग्नाइज कर लेना और परिपूर्ण कर लेना, फुलफिलिंग माने पूरा कर लेना ही परिवार में, रिलेशनशिप में म्यूचुअल हैप्पीनेस को जन्म देता है। वंस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड the existence of human relationship we are subsequently able to identify the feelings। एक बार हम जब है ह्यूमन रिलेशनशिप का अस्तित्व रिकग्नाइज कर लेते हैं तो वी आर सब्सिक्वेंटली एबल टू आइडेंटिफाई द फीलिंग्स। जब हम ह्यूमन रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस पता कर लेते हैं तो हम किसी तरह से फीलिंग्स का एग्जिस्टेंस को भी पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। यानी ह्यूमन रिलेशनशिप का सार समझ लिया किसी ने तो वो फीलिंग्स का सार भी समझ लेगा। When we work, act और behave according to these feelings, जब हम इन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक्ट करते हैं और व्यवहार करते हैं तो इससे फुलफिलमेंट होता है दोनों ही साइड्स में रिलेशनशिप में। और जब दोनों साइड में रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट होता है तो उससे म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है और म्यूचुअल हार्मनी आती है। जैसे कि ट्रस्ट इज़ वांटेड इन द रिलेशनशिप बट एंड इफ़ देयर इज़ म्यूचुअल फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ट्रस्ट, है ना, टू बी अनदर देयर आर नो कंप्लेंट्स। जैसा कि ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की चाहत होती है, वांटेड का मतलब चाहती होती है। और अगर ये जो ट्रस्ट है वो म्यूचुअल हो, यानी कि दोनों तरफ से हो, है ना, टू साइडेड हो, वन साइडेड ना हो, टू साइडेड हो। जैसे आप प्यार करते हैं तो कोई वन साइडेड होता है, कोई टू साइडेड, तो यहाँ पर टू साइडेड अगर ट्रस्ट है, दोनों साइड से ट्रस्ट हो रहा है, दोनों साइड से ट्रस्ट का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, आपसी शेयरिंग हो रहा है, तो कोई कंप्लेंट ही नहीं होंगी। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो है न्याय का क्या प्रोग्राम है, न्याय क्या है और उसको फुलफिलमेंट का क्या प्रोग्राम है, उभय तृप्ति, ट्रस्ट, विश्वास, रिस्पेक्ट क्या है, फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है रिलेशनशिप में, और डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, जैसा कि मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम्मान क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन, ये जो है सैलेंट वैल्यूज़ इन रिलेशनशिप, दीज विल बी द टॉपिक्स ऑफ द लेक्चर टुडे। आइए बात कर लेते हैं न्याय क्या है। न्याय को जस्टिस कहा जाता है और जस्टिस क्या है यानी न्याय क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, आप थोड़ा कुछ इसमें अपने तरफ से भी अपने जो आप फील करते हैं वो भी लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेजेस में इस पेपर को आप लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। और अगर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में मतलब टोटली हिंदी में लिखना चाहें तो वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा, टोटली इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो तो एक्सेप्टेबल होता ही है। कहीं कहीं हिंदी, कहीं कहीं इंग्लिश में लिखना चाहें बाइलिंगुअल तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जस्टिस इज द रिकग्निशन ऑफ वैल्यूज द डेफिनेट फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। जस्टिस क्या है, वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना यानी कि वैल्यूज को पहचानना। डेफिनेट फीलिंग, वैल्यूज का मतलब कुछ डेफिनेट फीलिंग्स हैं उनको पहचानना रिलेशनशिप में, उनको फुलफिल करना, उनकी परिपूर्णता, फुलफिलमेंट का मतलब है उनकी परिपूर्णता। द राइट वैल्यूशन ऑफ फुलफिलमेंट रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस। जब हम
फुलफिलमेंट का यानी कि परिपूर्णता का राइट इवैल्यूएशन कर लेते हैं, यानी सही मूल्यांकन कर लेते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट होता निकलता है, उससे म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है, दोनों ही तरफ की आपसी खुशी आती है। जस्टिस कंसर्न इटसेल्फ विद द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स एंड पीपल विद इन ए सोसाइटी। अगर और भी अच्छे से इसे डिफाइन करें तो जस्टिस का क्या मतलब है, जस्टिस की संबंध किससे है, प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों का प्रॉपर ऑर्डरिंग होना, एंड पीपल और लोगों का प्रॉपर ऑर्डरिंग होना विद इन ए सोसाइटी, एक सोसाइटी में चीज़ों और लोगों का प्रॉपर व्यवस्था, एक सही व्यवस्था, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था जो है वही न्याय है। जस्टिस इज़ इसेंशियल इन ऑल रिलेशनशिप। जस्टिस हर रिलेशनशिप में, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट का हो, चाहे वो फादर मदर का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, हर रिलेशनशिप में जस्टिस जो है रूट कॉज है। बी इट विद द स्मॉल किड इन आवर हाउस, चाहे बात हो रही हो छोटे बच्चे की हमारे घर में, चाहे बात हो रही हो हमारे हाउस हेल्प की जैसे हमारे सर्वेंट्स की, चाहे बात हो रही हो हमारे मेड्स की, हमारे नौकरों की, चाहे बात हो रही हो हमारे ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स की, चाहे भले से ही चाहे हमारे क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे हमारे दूर के रिश्तेदार हों, डिस्टेंट का मतलब है दूर के, तो हर संबंधों में जस्टिस जस्टिस एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। वी नीड टू ग्रो अप इन रिलेशनशिप टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ जस्टिस इन आवर रिलेशनशिप्स। वी नीड टू ग्रो अप इन रिलेशनशिप, हम रिश्तों में ही पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और रिश्तों में पलते बढ़ते बड़े कैसे होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जस्टिस का कंटिन्यूएशन बना रहे, यानी हर स्टेप पर हमें न्याय कंटिन्यू होता रहे, न्याय की सुचारू रूप से वो चलता रहे। इन ऑल रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप में न्याय की सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। तो इस तरह से हम पलते बढ़ते हैं। मान लीजिए हम छोटे थे तो हमें तो जस्टिस मिल गया, लेकिन फिर बड़े हुए तो पेरेंट्स ने जस्टिस नहीं करा, तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जस्टिस का कंटिन्यूएशन चाहिए हमें, यानी जो है उसको कंटिन्यूएशन में हमें जस्टिस मिलना चाहिए। देयर आर 4 एलिमेंट्स टू एंश्योर जस्टिस। जस्टिस को एंश्योर करने के लिए 4 एलिमेंट्स हैं। रिकग्निशन ऑफ वैल्यूज़, दूसरे की वैल्यूज़ को पहचाने हम। फिर क्या है? फुलफिलमेंट, जब हम एक बार वैल्यूज़ को पहचान लें तो उनको पूरा करने में लग जाएं, उनका सही मूल्यांकन करें, और जब हम सही मूल्यांकन करेंगे, फुलफिलमेंट करेंगे, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली विल बी अचीव्ड। म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज़ द हॉलमार्क ऑफ जस्टिस। अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रही है, म्यूचुअल हैप्पीनेस हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जस्टिस अचीव हो रहा है, हमारे साथ जस्टिस करा जा रहा है, न्याय। ट्रस्ट और विश्वास। अब आता है ट्रस्ट और विश्वास क्या है। ट्रस्ट मीन्स टू बी एश्योर्ड दैट द अदर पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ट्रस्ट का मतलब है इस बात का भरोसा हो जाना, एश्योर हो जाना कि जो दूसरा पर्सन है वो हमें सुख और समृद्ध देखना चाहता है, वो हमें किसी भी पॉइंट पर दुखी नहीं देखना चाहता। यही तो ट्रस्ट है। Trust is the belief that somebody is good, honest, sincere, and he would not harm you, not play dirty with us, not hurt our emotions. Hurt का मतलब दुख पहुंचाना। तो जस्टिस का मतलब ये भी है कि जो दूसरा पर्सन है वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ईमानदार है, हमारे लिए सिंसियर है, लगन से भरा हुआ है, और वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा, वो हमारे साथ डर्टी गेम नहीं खेलेगा, वो हमारी इमोशंस को हर्ट नहीं करेगा। यही तो ट्रस्ट है। In short, we may say that trust is to be assured that each human being inherently wants oneself and the other to be happy and prosperous. ये थोड़ी सी साइंटिफिक डेफिनेशन आ गई यहाँ पर ये कहा गया है कि जस्टिस का मतलब है ये एश्योर हो जाना, ये भरोसा हो जाना कि हर ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली ये चाहता है कि अपने आप को, खुद को और दूसरों को खुश और समृद्ध रखा जाए। यानी ट्रस्ट का मतलब है, आप खुद से भी तो ट्रस्ट करते हैं ना, आप जैसे समय पे सोना है, समय पे उठना है, अपने साथ ज़्यादा जितना आपसे हो सके उतना करना, अपने आप से झूठ ना बोलना, तो ये भी तो ट्रस्ट है कि आप अपने आप से खुद से, वन सेल्फ का मतलब खुद से, और दूसरों को आप खुद को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं और दूसरों को भी हैप्पी और प्रॉस्परस देखना चाहते हैं। ये जो फीलिंग है ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट बिल्डिंग इज नॉट द वन डे वर्क। ट्रस्ट बिल्डिंग एक दिन का काम नहीं है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये चलती रहने वाली क्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये जो है ये कैसे चलती है, 24/7 24 आवर्स और 365 डेज चलती रहती है। यानी आज आपने ट्रस्ट कर लिया, कल नहीं करा तो नहीं चलेगा काम, बल्कि ये हमेशा चलने वाली ऑन गोइंग प्रोसेस है।
वन हैज़ टू बी ऑनेस्ट इन वंस अप्रोच अदरवाइज ट्रस्ट विल वैनिश। एक आदमी को अपनी अप्रोच में, अपनी पहुंच में, जब भी वो किसी को पहुंच करे, यानी जब भी वो किसी से मुखातिब हो, जब भी वो किसी से बात करे, जब भी वो किसी से रिलेशनशिप में आए, तो उसे ट्रस्ट ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रस्ट जो है वो वैनिश हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी कि डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि अदृश्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा, फ्लाई। False commitment, false talks and anything based on lies will erode the trust। झूठे वायदे, झूठी बातें और कुछ भी जो ऐसी चीज़ें जो झूठ पर आधारित हैं वो ट्रस्ट को इरोड कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। एलिमेंट अब आता है एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के एलिमेंट क्या हैं? पहला है एक्टिव लिसनिंग। जब हम किसी को बात करें, जब हम किसी की परेशानी सुने, तो हम सिंसियर एंड अटेंटिव अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, रेस्पॉन्ड इज इन ए जेनरस वे। जब भी हम किसी को सुन रहे हों, कोई हमारे पास आकर बात करे, तो हम बड़ी सिंसियरली, लगनपूर्वक और बड़ा ही अटेंटिवली का मतलब है बड़े ही ध्यान से उसे सुने। लगन और ध्यान दो वर्ड है, सिंसियर और अटेंटिव। अटेंशन दें जो भी कुछ व्यक्ति हमसे कह रहा है, और उसको रिस्पॉन्ड करें बड़े ही जनरस वे में, बड़े ही उदार तरीके से। कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार। बी कंसिस्टेंट इन रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट रहें, लगातार रहें। कंसिस्टेंसी इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस इज नेसेसरी इन बिल्डिंग ट्रस्ट। अपने शब्दों और अपने एक्शंस में जो कंसिस्टेंसी है वो ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने वर्ड्स और अपने प्रॉमिसेस, अपने कमिटमेंट्स करें। अब देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी है कि आपने आज किसी से रिलेशनशिप बना लिया, उसके बाद आपने बहुत सालों तक बात नहीं करी, और 3-4 साल बाद जब आपको ज़रूरत आन पड़ी तो आपने बात कर ली, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको रिश्तों में सतत रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब है सतत या लगातार रहना पड़ेगा। अपने कामों, वर्ड्स में, अपने एक्शंस में सतत रहें, और इसी से ट्रस्ट मेंटेन होता है। अपने कीप योर वर्ड्स एंड प्रोमिसेस कमिटमेंट्स, अपने शब्दों, अपने वायदों और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें। कीप का मतलब पूरा करें, ना कि उनसे फिर जाएं, है ना। If in any case you are unable to fulfill your commitment, take the person in confidence, communicate about this beforehand and provide an alternative solution। beforehand का मतलब है पहले से ही। अगर किसी केस में आप जो है अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो पर्सन को कॉन्फिडेंस में लें, उससे पहले से बात कर लें और अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रदान करें। अगला आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज योर पेन इन माई हार्ट। बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि आपका दिल, आपका जो दर्द है वो मेरे दिल में, यानी आपका दर्द मेरा दर्द। इट गिव अस इंसाइट इनटू व्हाट अदर्स मे बी फीलिंग और थिंकिंग। ये इससे हमें ये परख मिलती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ और वाई अदर्स आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि कैसे और क्यों लोग हमारे बारे में रिएक्ट करेंगे, और कैसे और क्यों लोग सिचुएशन को रिएक्ट करेंगे। इट शार्पन्स आवर पीपुल एक्यूमन एंड इन्फॉर्म्स आवर डिसीजंस। ये इससे हमारी पीपुल एक्यूमन, लोगों को सोचने समझने की शक्ति शार्प होती है, और इससे हमारे डिसीजंस लेने में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑलवेज ट्रस्ट पीपल हुज इंटीग्रिटी इज इनक्रेडिबल एंड हु आर लॉयल एंड ऑनेस्ट। हम हमेशा उन लोगों का ट्रस्ट करते हैं जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी अखंडता जो है वो अखंड होती है, और जिनकी जो लॉयल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है आप किसी भी कीमत पर गिरे ना, आप किसी भी कीमत पर अपने वर्ड्स से या अपनी चीज़ों से, अपने स्टैंड जो आपने लिया है उससे फिरे ना। तो जब आपकी अखंडता जो है वो अखंड होती है, इनक्रेडिबल, जैसे तोड़ा ना जा सके ऐसी होती है, आपको किसी सीमा तक भी झुकाया नहीं जा सकता, आपको किसी सीमा तक भी, जैसे आपको मान लो टफ सिचुएशन में आप मतलब किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके जो है, आप एक ऑफिसर हैं और हाईजैक हो गया है प्लेन का, तो आप किसी भी सीमा पर झुकेंगे नहीं, बल्कि गलत आपको ब्राइब दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है, तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसका डटकर सामना करेंगे और लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। तो ऐसे लोगों को ही पसंद करा जाता है। जस्टिस। इफ़ यू आर श्योर इनफ दैट ए पर्सन बिलीव्स इन जस्टिस, वी नेचुरली ट्रस्ट हिम टू मेक द राइट जजमेंट। अगर हम इस बारे में श्योर हैं कि एक व्यक्ति जस्टिस में बिलीव करता है, तो नेचुरली हम उस पर विश्वास करेंगे और उस पर राइट जजमेंट बनाएंगे। जैसे हमें विश्वास है कि आप अपने टीचर पर विश्वास कर सकते हैं कि टीचर मेरे बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेगी, तो आप हमेशा उस पर विश्वास करेंगे। टीचर आपके को ये विश्वास होगा कि टीचर जो है वो न्यायपूर्ण है, तो वो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। वी हैंडल
हैंड ओवर आवर बॉडीज़ टू द डॉक्टर बिकॉज वी नो ही विल जस्टिफाई आवर डिसीज़ एंड क्योर अस। क्योंकि हम अपनी बॉडीज़ को कैसे क्यों डॉक्टर को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। हैंड ओवर का मतलब सौंप देते हैं। क्यों सौंप देते हैं? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि वो हमारी बॉडीज़ से, हमारी डिसीज़ से जस्टिफाई करेगा, लड़ेगा और हमें क्योर कर देगा। हमें जो है क्योर का मतलब हमारा इलाज करेगा, है ना। हाउ टू बी ट्रस्टवर्दी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्टवर्दी कैसे बना जाए। बी ए मैन ऑफ प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी। प्रिडिक्टेबल का मतलब है जिसकी प्रिडिक्शन हो सके, यानी भविष्यवाणी की जा सके, ऐसी पर्सनैलिटी बनिए। मतलब सस्पिशियस मत बनिए, संदेहपूर्ण पर्सन मत बनिए जिसके बारे में कुछ भी कहना सुनना कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो ऐसा अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी का व्यक्ति मत बनिए। नोबडी शुड थिंक, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? नोबडी शुड थिंक अबाउट यू डूइंग दैट। किसी को ये ना सोचना पड़े कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इंस्टेड बी रेशनल अबाउट वाई यू डूइंग दैट, है ना, ये भी है अबाउट वाई यू डूइंग दैट। किसी को आपके बारे में ये ना सोचना पड़े कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बल्कि रेशनल रहिए, लॉजिकल रहिए, लॉयल रहिए। अब दूसरा आता है बी लॉयल इनफ टू कीप द सीक्रेट ऑफ अदर्स। अगर किसी ने आपको अपना सीक्रेट बताया है, अपने रहस्य बताए हैं, तो उनको निभाइए, उनको अपने पेट में ही रखिए, अपने मन में ही रखिए और वफादार रहिए उसको। ये नहीं कि आपको किसी ने अपनी कोई सीक्रेट बता दिया, आपको किसी फ्रेंड ने बताया कि मेरा तो अफेयर है और आपने जाकर 10 जगह बता दिया, ये तो नहीं चलेगा ना, तब तो आप लॉयल नहीं रहे। तो जो भी सीक्रेट आपको अपना शेयर कर रहा है आकर, उसको लॉयल रखिए, उसके लिए लॉयल रहिए। मेक श्योर आवर वर्ड्स मैच द मैसेज। ये भी श्योर करिए कि आपके जो कथन है, आपके जो वर्ड्स हैं, वो आपके मैसेज से मैच करें। आप कुछ कई बार हम होता है ना, कहना तो चाह रहे हैं कुछ और, कह दिया कुछ और, है ना। तो शब्दों में डुअलिटी नहीं होनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं कहना है। डोंट बीट अबाउट द बुश, है ना। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, है ना। बीट अबाउट द बुश का मतलब घुमा फिरा के नहीं कहना है, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। व्हेन आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर वन थिंग इन आवर वर्ड्स बट आवर टोन, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर नरेटिंग सम अदर स्टोरी, इट कॉजेज डिस्ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, हमारे कुछ व्हेन आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर वन थिंग इन आवर वर्ड्स, जब हम हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स जो हैं कुछ एक बात हमारे वर्ड्स में सुनते हैं, लेकिन हमारी टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी कह रही होती है, तो इससे डिस्ट्रस्ट होता है। कई बार आप झूठ, मतलब आप कह तो कुछ रहे हैं लेकिन होता कुछ और है, तो आपके फेस पर वो चीज़ें आ जाती हैं, और ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स जो है आपके मैसेज से मैच करें, और आपको झूठ नहीं बोलना है, कहने का मतलब है। पीपल वुड नो लॉन्गर ट्रस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन। ऐसे लोगों का जिनका वर्ड जो है मैसेज से मैच नहीं करता, वो कह रहे कुछ होते हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी नरेट कर रहा होता है, कुछ अलग ही कहानी नरेट कर रहा होता है। ऐसे लोगों को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। अगला आता है बी फियरलेस, निडर रहिए। फियरलेस का मतलब है निडर रहिए और बोल्ड रहिए। टू फेस एनी अपोजिट एंड टफ सर्कमस्टेंसेस, किसी भी टफ सर्कमस्टेंसेस को, अपोजिट सर्कमस्टेंसेस को सामना करने के लिए फियरलेस और बोल्ड रहिए। किसी भी टर्मोइल, किसी भी क्राइसिस, क्वेश्चन, अनमैनेजेबल सिचुएशन। टर्मोइल का मतलब है लोचा, क्राइसिस का मतलब है संकट, है ना। किसी भी संकटपूर्ण परिस्थिति के आने पर, किसी भी क्वेश्चन किए जाने पर, अनमैनेजेबल जब कंडीशन हो जाए, संभालने लायक कंडीशन ना रहे। मैनेजेबल का मतलब मैनेज करने लायक, अनमैनेजेबल का मतलब जब अनमैनेजेबल सिचुएशन आए, क्राइसिस आए, टर्मोइल, लोचा वाला प्रॉब्लम आए, तो ऐसे में आप फियरलेस और बोल्ड रहकर ऐसी चीज़ों का सामना करिए। ऑब्स्टिकल्स, ट्रायल्स एंड पेनफुल मोमेंट्स शुड बी टेकन एज चैलेंजिंग लेसन्स। जब बाधाएं आएँ, ट्रायल आएँ, पेनफुल मोमेंट्स आएँ, दुखद मोमेंट्स आएँ, दुखद क्षण आएँ, तो आपको ऐसे चीज़ों को चैलेंजिंग लेसन्स के रूप में लेना चाहिए, चुनौतीपूर्ण पाठ के रूप में लेना चाहिए। इन विच वी हैव टू इंटेंशनली राइट द स्क्रिप्ट ऑफ आवर लाइफ इंडिविजुअली एंड विद अदर्स, जिसमें हमें अनइंटेंशनली चाह कर भी अपने लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखनी होती है और दूसरों का साथ लेना होता है। कम आउट एज ए हीरो इवन तो इफ़ यू लॉस, अगर आप हार भी जाएं तो हीरो की तरह आएँ। प्रपोजल है ना, तो ये है। अब आता है प्रपोजल अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट का प्रपोजल क्या है? तो अगर आपको ट्रस्ट को समझना है तो आपको ये एग्जामिन करना होगा। ये जो प्रपोजल है, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं अपने आप को हैप्पी बनाना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 1।
आई वॉन्ट टू मेक द अदर्स हैप्पी, मैं दूसरों को भी हैप्पी बनाना चाहता हूँ। टू होम वी आर एसोसिएटेड विद, जिनसे भी मैं मिलता जुलता हूँ उन सभी को हैप्पी बनाना चाहता हूँ। द अदर्स वॉन्ट टू बी हैप्पी, दूसरे लोग खुश रहना चाहते हैं। द अदर्स वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी, दूसरे लोग भी मुझे हैप्पी करना चाहते हैं। तो मैं खुद को हैप्पी बनाना चाहता हूँ, मैं दूसरों को हैप्पी बनाना चाहता हूँ, दूसरे लोग भी हैप्पी रहना चाहते हैं और दूसरे लोग मुझे भी हैप्पी बनाना चाहते हैं। ये जो है ये प्रपोजल है ट्रस्ट का। व्हाट इज़ इंटेंशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। इंटेंशन इज़ व्हाट वन एस्पायर्स फॉर आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। इंटेंशन का मतलब है कि हम क्या एस्पायर करते हैं, हम क्या इच्छा करते हैं, हम किस चीज़ के लिए इच्छा करते हैं, हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। यानी नेचुरल का मतलब प्राकृतिक स्वीकृति क्या है, प्राकृतिक रूप से हम क्या स्वीकार करते हैं। कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस इज़ द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशंस। कॉम्पिटेंस हमारी क्षमता है कि हम कैसे अपनी एस्पिरेशंस को, इच्छाओं को पूरा करते हैं। इंटेंशन हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है और कॉम्पिटेंस एबिलिटी है उस नेचुरल एक्सेप्टेंस को फुलफिल करने की। तो इंटेंशन में आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूँ। और जब हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द अदर्स हैप्पी, मैं दूसरों को खुश बनाना चाहता हूँ। आई मेक द अदर्स ऑलवेज हैप्पी, कॉम्पिटेंस की अगर बात करें तो ये हो गया सेंस कि मैं हमेशा, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं दूसरों को हमेशा ही खुश रख सकता हूँ। द अदर वॉन्ट टू बी हैप्पी, दूसरे खुश रहना चाहते हैं। द अदर इज़ ऑलवेज हैप्पी, ये फीलिंग है कि हम दूसरे हमेशा खुश हैं। द अदर वॉन्ट टू मेक मी हैप्पी, अगर हम इंटेंशन की बात करें तो ये है कि द अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, दूसरे लोग मुझे खुश बनाना चाहते हैं। और कॉम्पिटेंस में क्या आएगा, द अदर मेक मी ऑलवेज हैप्पी, दूसरे लोग हमेशा ही मुझे खुश बनाते हैं। रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट के प्रोग्राम क्या हैं, इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर पढ़िएगा। रिस्पेक्ट को अगर बात करें 2 मार्क्स में भी बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट का मतलब है इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी का मतलब है वैयक्तिकता, वैयक्तिकता का मतलब है एक व्यक्ति की पर्सनल अस्तित्व, है ना। रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन, रिस्पेक्ट का मतलब है, 2 वर्ड याद रखिएगा, इंडिविजुअलिटी, रिस्पेक्ट का मतलब है सही मूल्यांकन। अगर हमारा कोई सही मूल्यांकन कर दे तो वो ही रिस्पेक्ट है। टू बी इवैल्यूएटेड एज आई एम, बड़े ही अच्छे वर्ड्स हैं, इस तरह से इवैल्यूएशन होना जैसा कि मैं हूँ। यूजुअली हाउएवर वी मेक मिस्टेक्स इन आवर इवैल्यूएशन इन द फॉलोइंग वेज, ज़्यादातर हम अपने इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम्स बनाते हैं। पहले तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रिस्पेक्ट है क्या। रिस्पेक्ट का मतलब है, देखिए, इंडिविजुअलिटी। रिस्पेक्ट का मतलब, इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि आपकी आपकी जो पर्सनालिटी है उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको डिग्निटी देना। राइट इवैल्यूएशन का मतलब है जैसे आप हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी का सही मूल्यांकन करना। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टू बी इवैल्यूएटेड एज यू आर, एज वी आर, जैसे कि हम हैं बिल्कुल उसी तरह हमारा मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन हम जनरली एक मिस्टेक करते हैं, हम या तो ओवर इवैल्यूएशन करते हैं या अंडर इवैल्यूएशन या फिर अदरवाइज इवैल्यूएशन करते हैं। ये क्या है? ओवर इवैल्यूएशन का मतलब है टू इवैल्यूएट मोर देन व्हाट इट इज़। ओवर इवैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन करना, जितने हम हैं उससे ज़्यादा हमारा मूल्यांकन कर देना। तो एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू आर रॉन्गली फ्लैटर्ड, अब जिससे इसका एग्जाम्पल है फ्लैटरी करना, यानी चापलूसी करना, बटरिंग करना, है ना, ऑयलिंग करना। ये जैसे मेरा कोई स्टूडेंट आके कहे कि मैम आप तो दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हैं, है ना, जैसे यूट्यूब पे कई बार आप कमेंट्स में लिख देते हैं कि आप तो सबसे बुरे हैं, या आप मतलब आप तो सबसे अच्छे हैं। तो फिर ये तो हमें पता ही है कि हम सबसे अच्छे तो कहीं हो ही नहीं सकते। तो इफ़ यू आर रॉन्गली फ्लैटर्ड यू फील अनकम्फर्टेबल, अगर आपको गलत ढंग से फ्लैटरी करी जाती है, चापलूसी करी जाती है, फ्लैटरी का मतलब क्या है, चापलूसी करी जाती है, तो आप बड़ा अंदर अंदर आप बहुत असहज महसूस करते हैं। अनकम्फर्टेबल का मतलब असहज महसूस करते हैं। सपोज़ अब एग्जाम्पल दिया है, यू आर सिटिंग विद गेस्ट, आप अपने गेस्ट के साथ बैठे हैं और आपके फादर कहते हैं माई सन डॉटर इज़ द बेस्ट स्कॉलर इन वेस्ट उत्तर प्रदेश, मेरा बच्चा तो पूरे यूपी का सबसे अच्छा स्कॉलर है, सबसे अच्छा स्टूडेंट है। क्योंकि आपको पता है कि भाई आपसे अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, तो आप जब आपका रॉन्गली फ्लैटर्ड करे जाते हैं तो आप बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, आपका ओवर इवैल्यूएशन हो गया। आप जो नहीं थे उससे ओवर करके उससे आगे जाकर आपका इवैल्यूएशन हो गया अंडर इवैल्यूएशन। बिल्कुल इसका उल्टा है, टू बी इवैल्यूएटेड लेस देन व्हाट इट इज़, आपका इवैल्यूएशन करना उससे कम करना, जितना कि आप हैं, जितना कि आप जैसा कि आप हैं उससे कम आपको करके आंकना। इवैल्यूएशन का मतलब आंकना।
इफ़ यू आर रिब्यूक्ड, अब आप अगर आपकी रिब्यूकेशन होती है यानी आपको फटकारा जाता है, आपको तिरस्कृत करा जाता है, आपको जो है इग्नोर कर दिया जाता है ना, इग्नोर। कॉन्डिमेंट का मतलब है कंडिमेंड, तिरस्कृत करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार है ना, तो भी आप खराब फील करते हैं। यू आर विथ, एग्जाम्पल दिया है, आप किसी गेस्ट के साथ हैं फैमिली फ्रेंड में और आपके फादर कहते हैं माई सन इज़ वर्थ नथिंग, मेरा बच्चा तो किसी काम का नहीं है, ही इज़ द लेजीएस्ट पर्सन इन ऑल ऑफ इंडिया, तो मेरा बच्चा किसी काम का नहीं है, पूरे दुनिया का सबसे ख़राब बच्चा है। तो आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, आप इसे एक्सेप्टेबल नहीं मानते, आप इसे स्वीकार करने योग्य नहीं मानते, क्योंकि आप इतने ख़राब तो नहीं हैं जितना कि आपके पापा कह रहे हैं। आप ठीक है, आप ख़राब हो सकते हैं, बट इतने भी ख़राब नहीं है कि दुनिया का सबसे ख़राब व्यक्ति आप ही हैं, है ना। तो अंडर इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपका रिब्यूकेशन करना, आपको तिरस्कार करना, आपको इग्नोर करना, आपको कम करके आंकना, आपको डिसरेस्पेक्ट करना। अदरवाइज इवैल्यूएशन, टू इवैल्यूएट अदरवाइज देन व्हाट इट इज़, अन्यथा करके आपका इवैल्यूएशन करना, जैसे कि आप नहीं, देन व्हाट इट इज़, जो आप हैं उससे कुछ अन्यथा करके आपका इवैल्यूएशन करना। अब इसमें क्या है, इफ़ यू आर इवैल्यूएटेड एज समथिंग एल्स, अगर आपका इवैल्यूएशन ये करा जाए, किसी और को मानकर आपका इवैल्यूएशन करा जाए, जैसे आपकी तुलना फॉर एग्जांपल राहुल गांधी से कर दी जाए, है ना, तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इफ़ यू आर विद, अब एग्जांपल है, अगर आप किसी गेस्ट के साथ बैठे हैं तो आपके फादर कह देते हैं यू डोंकी, कांट यू इवन अंडरस्टैंड दिस मच, गधे हो क्या, तुम इतना भी नहीं समझते। अगर आपको इस तरह से करके अदरवाइज करके आपका इवैल्यूएशन करा जाए जो कि आपकी नहीं है, तो आप बहुत ख़राब फील करते हैं। जैसे मेरी मम्मी जो है ना, वो बचपन में मुझे मूर्खा कहा करती थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी चीज़ों को देर में समझती थी, तो मैं कितना ख़राब फील करती होंगी, बिकॉज आई वॉज नॉट मूर्खा, है ना। यू फील ऑफेंडेड बाई दिस, आप इससे ऑफेंडेड हो जाते हैं, दिस इज़ इवैल्यूएटिंग यू अदरवाइज, क्योंकि इससे आप उस तरह से उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं जो कि वो है ही नहीं। एज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप तो एक ह्यूमन बीइंग है, एंड नॉट समथिंग एल्स, नॉट डोंकी, आप डंकी तो नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग है। वी कैन से दैट काइंड ऑफ ओवर, अंडर और अदरवाइज इवैल्यूएशन मेक अस अनकंफर्टेबल। इस तरह का ओवर, अंडर और अदरवाइज इवैल्यूएशन आपको अनकंफर्टेबल बना देता है और हम इसे टोटली अनएक्सेप्टेबल समझते हैं। हम इसमें डिसरेस्पेक्टेड फील करते हैं, या हम ये फील करते हैं कि हमारा रॉन्गली इवैल्यूएशन हुआ है। बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के बेसिस क्या है। रिस्पेक्ट मीन्स एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी, रिस्पेक्ट का मतलब है लोगों को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना, उनका राइट इवैल्यूएशन करना, यही तो पढ़ा है हमने ऊपर। आवर बेसिस फॉर रिस्पेक्ट टुडे इज क्वाइट कंट्रेरी टू आवर डिस्कशन अबव। Instead of respect being a basis of similarity or one of right evaluation, we have made it into something on the basis of which we differentiate, i.e. by respecting you mean you are doing something special because you are special of having something special or are in some special position। आज जो हमारा, देखिए इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे आज बेसिस हैं, आधार हैं, वो बदल चुके हैं। किसी को रिस्पेक्ट करने के जो हमारे आधार हैं वो हमारे डिस्कशन से बिल्कुल विपरीत जा चुके हैं। Instead of respect being a basis of similarity और even one of right evaluation, किसी का right evaluation करना या similarity के basis पर respect करने की बजाय हमने इसे कुछ और बना लिया है, of which we differentiate, जिसका हम अंतर करते हैं। जैसे कि by respecting you mean you are doing something special, रिस्पेक्ट से हमारा मतलब क्या है कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ स्पेशल हो, क्योंकि तुम किसी स्पेशल पोजीशन में हो। आज हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं, हम रिस्पेक्ट उसकी करते हैं जो कुछ स्पेशल है, या फिर उसने अपने आप को कुछ स्पेशल दिखा रखा है, या फिर वो किसी स्पेशल पोजीशन में है। दस ऑल ऑफ अस आर रनिंग अराउंड सीकिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम वन अनदर बाय ट्राइंग टू बिकम समथिंग स्पेशल। इसलिए आज जो है हम दौड़ रहे हैं रिस्पेक्ट के पीछे, रिस्पेक्ट ढूंढने के पीछे, लेकिन हम ऐसा हमने बना लिया है कि हम केवल थोड़े अलग लोगों को, थोड़े स्पेशल लोगों को ही रिस्पेक्ट करते हैं। टुडे वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट, आज हम रिस्पेक्ट के नाम पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। वी ईदर डिफ्रेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ एंड पोजेशंस, हम या तो लोगों के रिस्पेक्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोगों में अंतर करते हैं। कैसे, उनकी वेल्थ, कितनी वेल्थ है, कितनी पोजेशन है उसके पास, संपत्ति है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीफ, उनके विश्वास क्या हैं, जैसे भाजपा के लोगों को ज़्यादा हम सिर पे चढ़ाने लगेंगे। तो हमने एक चार्ट बनाया है जिसके बेसिस पर ये हम बता
सकते हैं, वी पे रिस्पेक्ट टुडे टू समवन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। या तो हम देखिए दोनों, या तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं आजकल, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते फिजिकल फैसिलिटीज़ के आधार पर, यानी किसके पास कितनी वेल्थ है, कौन किस पोजीशन का है। जैसे डायरेक्टरशिप के लोगों को या जो HODs हैं उनको ज़्यादा आप लोग प्रेफरेंस देते हैं, आप भी देते हैं। बिलीफ कुछ इज़्म होते हैं, यानी कि जैसे इज़्म का मतलब कुछ वाद है ना, जैसे कोई मतलब भाजपा इज़्म में विश्वास करता है उसको ज़्यादा दे दिया। सेक्ट होते हैं, जैसे वर्ग, कोई हिंदुइज़्म को मानता है तो उसके लोगों को ज़्यादा करेगा। इसी तरह से हम बॉडी के बेस पर भी करते हैं सेक्स, यानी कि हम लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बॉयज़ को, है ना। हम रेस को ज़्यादा मानते हैं, रेस का मतलब प्रजाति को ज़्यादा मानते हैं। जैसे जो है आज भी ये चल रहा है कि हम जैसे अग्रवाल और ब्राह्मण्स को ज़्यादा मिलेगा, है ना। एज के बेसिस पर बुढ़ा हो गया कोई तो उसे ज़्यादा नहीं करना है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत चल रही है आजकल, अगर कोई व्यक्ति बाहुबली है तो हम उसको ज़्यादा ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देते हैं। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का मतलब है कड़वाहट। जो ये है डिफ्रेंशिएशन है वो रिलेशनशिप में एक्रीमोनी को जन्म देता है। प्रॉब्लम फेस्ड ड्यू टू डिफ्रेंशिएशन इन रिलेशनशिप, जो प्रॉब्लम्स आती हैं डिफ्रेंशिएशन के कारण वो क्या हैं। डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन जेंडर सेक्स, जेंडर और सेक्स के आधार पर, यानी कि लिंग के आधार पर जो हमारे साथ डिफ्रेंशिएशन करा जाता है, यानी कि जो विभिन्नता लाई जाती है। इश्यूज ऑफ वीमेन राइट, पे पैरिटी, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, एसिड अटैक्स, डिवोर्सेज एंड डोमेस्टिक वायलेंस आर सम कॉमन अगेंस्ट वीमेन। आज आप देख रहे हैं कि वीमेंस राइट, औरतों के अधिकार की बात हो, या पे पैरिटी का मतलब है जो वेतन में असमानता, वेतन की असमानता। अब वेतन की असमानता का मतलब है, आपने देखा होगा कि उसी पद पर काम करते हुए पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता है। टीचर्स में ये बहुत होता है कि अगर लेडी है तो उसे थोड़ा कम में पटाने की कोशिश करेंगे बार्गेनिंग के टाइम पर, और अगर जेंट्स है तो उसे ज़्यादा मिलेंगे। तो क्राइम, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, जैसे एसिड अटैक हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, घरेलू हिंसा के जो क्राइम हैं वो आज कॉमन है वीमेन के लिए। वीमेन आर नॉट सेफ एंड सिक्योर टुडे, वीमेन आज सुरक्षित नहीं है कहीं भी, बिकॉज देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी एंड टफेंस वीमेन्स लाइव्स। आज बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है सोसाइटी में, और औरतें जो हैं, औरतों की लाइफ्स को इसने टफिन बना दिया है और ज़्यादा कठिन बना दिया है। Differentiation based on race. There are many movements and protests against racial discrimination and demands for equality. Racial attacks and movements against caste discrimination have people living in fear of such racism, casteism and discrimination. Race यानी प्रजाति के आधार पर जो डिफ्रेंशिएशन है उससे भी लोगों की लाइफ टफिन हो रही है। बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे धरने चल रहे हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, और इक्वलिटी की डिमांड है। रेशियल अटैक्स जो हो रहे हैं, मूवमेंट्स जो हो रहे हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, वो उससे लोगों को डर लगने लगा है, जैसे कि रेसिज्म का डर, कास्टिज्म का डर और इसी तरह के और डिस्क्रिमिनेशन का डर लोगों को सताने लगा है। डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन एज, जनरेशन गैप, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सोसाइटी में होने लगी हैं। और इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज 75 साल बाद भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल हो गए, उसके बाद भी जनरेशन गैप की समस्या वैसी की वैसी है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग अभी भी होता है, चाइल्ड लेबर अभी भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी देखी जा सकती हैं। डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन वेल्थ, क्लास और स्टेटस आज भी चलता है सोसाइटी में, आज भी एग्जिस्ट करता है ना। मैनी पीपल इवन लिटरेट एंड हाईली इंटेलेक्चुअल वंस, आज भी कई लोग, यहाँ तक कि पढ़े लिखे शिक्षित समाज के इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, बौद्धिक वर्ग के लोग जो हैं, आर सफरिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, उनमें भी आत्मसम्मान का जो है लैकिंग है, कमी है, प्रॉब्लम वर्स होती जा रही है इनफ दैट सम आर इवन बाउंड टू सुसाइड। लोग इतने ज़्यादा बेबस हो जाते हैं कई बार, क्योंकि क्लास और स्टेटस का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि कुछ लोग अभी भी सुसाइड कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन पोस्ट एंड डेजिग्नेशन, आज भी आपने देखा होगा कि जो हाई रैंक के ऑफिसर हैं वो सबऑर्डिनेट्स के साथ बड़ा अलग करके व्यवहार करते हैं। डिफरेंटली का मतलब है अलग करके व्यवहार करते हैं, उन्हें इन्फीरियर करके व्यवहार करते हैं। दे वांट टू मेक अदर्स डांस टू देयर ट्यून्स, वो जो है उनसे नीचे वाले लोगों को अपने ट्यून पर नचाना चाहते हैं, यानी कि अपने कदमों पे नचाना चाहते हैं।
डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन। रिस्पेक्ट जो है उसका मतलब ही राइट इवैल्यूएशन है या इंडिविजुअलिटी को जो है अटेंशन देना, जबकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट इज डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंडिंग की लैक, समझ की कमी होना ही डिसरिस्पेक्ट है। Respect for others is generated by the right evaluation and understanding which leads to fulfillment in relationship. दूसरों के लिए रिस्पेक्ट कैसे जनरेट होती है? एक तो सही मूल्यांकन करने से दूसरों का, और उनको अंडरस्टैंडिंग करने से। और अगर हम सही मूल्यांकन और समझ विकसित करेंगे दूसरों के लिए तो इससे क्या आएगा? रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट यानी कि परिपूर्णता आएगी। दिस फर्दर क्रिएट्स ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अमंग पीपल। जब आप दूसरों के साथ राइट इवैल्यूएशन करेंगे उनका, और तो फिर ये तो एक म्यूचुअल फीलिंग है, दूसरों को समझेंगे तो ऐसे इससे उनकी तरफ से भी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होगा। जबकि डिसरिस्पेक्ट कैन टेक द फॉर्म ऑफ जेंडर बायस, जेंडर जनरेशन गैप, कास्ट स्ट्रगल, पावर प्ले और डोमिनेशन, कम्युनल वायलेंस, क्लैशेज ऑफ रेस और रिलीजन, है ना, क्लास स्ट्रगल एंड अलाइक। डिसरिस्पेक्ट जो है वो बहुत सारे फॉर्म में आ सकता है, जैसे जेंडर बायस होना, है ना, लड़कियों के लिए ज़्यादा कर देना या लड़कों के लिए कम कर देना, या फिर उल्टा हो सकता है लड़कों को ज़्यादा ध्यान देना, लड़कियों पर कम ध्यान देना। जैसे कि फैमिलीज़ में लड़कों को दूध पिलाया जाता है, लड़कियों को इग्नोर कर दिया जाता है कि क्या करोगी इतनी ताकत का। जनरेशन गैप होना, है ना, कास्ट स्ट्रगल होना, पावर प्ले, जो ज़्यादा बाहुबली हैं वो ज़्यादा छोटे लोगों को दबा लेना, डोमिनेशन यानी प्रभुत्व होना, है ना, प्रभुत्व जमाना, कम्युनल वायलेंस का मतलब है सांप्रदायिक अशांति, सांप्रदायिक दंगे, है ना, रेस और रिलीजन के क्लैशेस, क्लास स्ट्रगल, और इस तरह से कई चीज़ों में देखने को मिल सकता है। तो इस डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाएगा। तो इंटेंशन का मतलब है व्हाट वी वांट टू बी, एंड मतलब हम क्या एस्पायर करते हैं, व्हाट वी एस्पायर टू बी, क्या बनने की आकांक्षा करते हैं। और कॉम्पिटेंस ये है कि हमारी व्हाट इज़ आवर एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन, जो हम चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसको वो बनना चाहने के लिए हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी क्षमताएं क्या हैं। तो और भी लेंथ में इस डिस्कशन को हम पूरा करेंगे। बोथ इंटेंशंस एंड कॉम्पिटेंस आर द एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट। दोनों ही, चाहे बात करें इंटेंशन की या बात करें कॉम्पिटेंस की, दोनों ही ट्रस्ट के एस्पेक्ट हैं, ट्रस्ट के ही पहलू हैं, ट्रस्ट के ही पक्ष हैं। इंटेंशन क्या है आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है। इंटेंशन इज़ व्हाट वन एस्पायर्स फॉर। इंटेंशन का मतलब है हम क्या बनने की आकांक्षा करते हैं, एस्पायर करते हैं, क्या बनना चाहते हैं, यानी हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, यानी हमें स्वाभाविक रूप से क्या स्वीकार्य है। एंड कॉम्पिटेंस का मतलब है द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन, जो हमारी महत्वाकांक्षा, जो हमारी आकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए हमारी क्षमता क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है। In intention, every human being wants to do what is right. इंटेंशन में हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि सही करे, वो अच्छा से अच्छा करे, बेस्ट करे, अच्छा करे। ओनली कॉम्पिटेंस में बी लैकिंग विच नीड्स टू बी डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्पिटेंस में क्या, एक्चुअली कॉम्पिटेंस क्या है कि एस्पिरेशन में तो, इंटेंशन में तो हर कोई चाहता है कि वो सबसे अच्छा करे, अच्छा से अच्छा करे, लेकिन कॉम्पिटेंस में बी लैकिंग। कई बार क्या होता है, कई संदर्भों में कॉम्पिटेंस की कमी हो सकती है, कॉम्पिटेंस मिसिंग हो सकता है। लैकिंग का मतलब है कॉम्पिटेंस मिसिंग हो सकता है, यानी क्षमता, हमारी योग्यता जो है वो मिसिंग हो सकती है। जैसे मैं नेट क्वालिफाई करना चाहती हूँ बट मेरी कॉम्पिटेंस मिसिंग है, लैकिंग है, और वो कॉम्पिटेंस हमें क्या, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से डेवलप करनी है, प्रैक्टिस से डेवलप करनी है। यानी आप में से हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, तो ये तो उसकी इंटेंशन हो गई, लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या है कि हमारी इंग्लिश बोलने की अभी कॉम्पिटेंसी नहीं है, जो कि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, प्रॉपर प्रैक्टिस से डेवलप करनी है। But what we are doing today is that what we are judging ourselves. लेकिन हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? When we are judging ourselves, we are judging based on our intention. हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हम जज कर रहे हैं, जब उसके आधार पर, जब हम अपने आप को जज कर रहे हैं तो हम अपने इंटेंशन के आधार पर अपने आप को जज कर रहे हैं। Whereas when we are judging the other, जबकि हम दूसरों को जब जज कर रहे हैं तो हम उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से जज कर रहे हैं। यानी हमने इतना
अपने आप को इस संकीर्ण बना लिया है, नैरो माइंडेड बना लिया है कि जब हमें अपने आप को जज करना होता है तो हम अपनी इंटेंशन के बेसिस पर जज करने लगते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, मतलब हमारी आकांक्षा क्या है। लेकिन जब हमें दूसरे लोगों को जज करना होता है तो हम उनकी कॉम्पिटेंस के आधार पर, काबिलियत के आधार पर जज कर लेते हैं, जैसे कि वो हमारे साथ अच्छा नहीं करना चाहता, है ना। वी ट्रस्ट ऑन आवर इंटेंशन, हम अपनी इंटेंशन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब बात दूसरों की आती है, वाइल वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट द अदर्स इंटेंशन, जब बात दूसरों पर ट्रस्ट करने की आती है तो वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट द अदर्स इंटेंशन, हम दूसरों की इंटेंशन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इट इज़ द सेम फॉर अदर एज वेल, और ऐसा ही दूसरे के पक्ष में भी है। दूसरा क्या है, दूसरा व्यक्ति भी उसकी खुद की इंटेंशन में तो ट्रस्ट करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी हमारी इंटेंशन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्लैशेस यहाँ पर होते हैं। We find that while we look at our intention, we are sure of it. हम ये पाते हैं कि जब हम अपनी इंटेंशन पर गौर करते हैं, look at का मतलब गौर तलब करते हैं, तो क्या करते हैं, तो हमें क्या लगता है, वी आर श्योर ऑफ इट, हम बिल्कुल श्योर हैं। वी आर नॉट श्योर ऑफ द अदर्स इंटेंशन, हम अपनी इंटेंशन के लिए तो श्योर हैं, वी आर श्योर ऑफ आवर इंटेंशन, लेकिन हम दूसरे की इंटेंशन के लिए श्योरिटी नहीं ले सकते। वी आर एक्चुअली सीइंग देयर कॉम्पिटेंस, जब उनके इंटेंशन पर श्योरिटी लेने की, ट्रस्ट करने की बात आती है तो हम उनकी इंटेंशन पे ट्रस्ट ना करके हम उनकी कॉम्पिटेंसी पर ट्रस्ट करने लगते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी को जज करने लगते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी को देखने लगते हैं, और कंक्लूजन हम क्या बनाते हैं, मेकिंग ए कंक्लूजन ऑन देयर इंटेंशन, और उस बेसिस पर उनकी कॉम्पिटेंसी को देखकर, उनकी कॉम्पिटेंसी को जज करके हम उनकी इंटेंशन पर कंक्लूजन निकालने लगते हैं। तो इसी कारण से मिसट्रस्ट इज बॉर्न एंड वी डिनाई द रिलेशनशिप। तो इस कारण से मिसट्रस्ट होता है, यानी ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता, और जहां पर ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता वहां रिलेशनशिप डिनाई हो जाती है, खत्म हो जाती है। वी सेल्डम लुक एट आवर कॉम्पिटेंस एंड अदर्स इंटेंशन, हम कभी ही, सेल्डम का मतलब कभी ही, यानी कि बहुत कम ही अपनी कॉम्पिटेंस पर और दूसरों की इंटेंशन पर गौर तलब करते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की कॉम्पिटेंस की जगह दूसरों की इंटेंशन भी देखनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे हर्ट कर दिया अनइंटेंशनली, तो मुझे ये सोचना चाहिए, नहीं यार ये चाहता नहीं था, इंटेंशन नहीं थी इसकी मुझे हर्ट करने की, बट इसने कर दिया। जबकि उल्टा होता है, अगर कोई हमें हर्ट कर दे तो हम ये चाहते हैं, हम ये सोचने लगते हैं उसकी कॉम्पिटेंसी हमें हर्ट करने की थी, उसका मन ही हमें हर्ट करने का था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में डिफ्रेंशिएट करें, अपनी इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में भी और दूसरों के में भी। इफ़ वी हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन, अगर हमारा इंटेंशन पर ट्रस्ट है तो वी हैव ए फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। अगर हमें दूसरे की इंटेंशन पर ट्रस्ट है तो हम दूसरों से रिलेटेड होने की फीलिंग रखेंगे। वी स्टार्टेड हेल्पिंग टू अदर टू इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस, हम उसकी कॉम्पिटेंस को सुधारने के लिए उसकी हेल्प करने लगेंगे। अगर बाई चांस उसमें कॉम्पिटेंस की कमी भी है तो हम उसको सुधारने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन ये तब कब होगा, जब हम दूसरे की इंटेंशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन हिज कॉम्पिटेंस, मतलब हम उसकी कॉम्पिटेंस पर ज़्यादा गौर तलब करेंगे कि उसको, मतलब हमें क्या करना है, हमें उसकी इंटेंशन पर ज़्यादा गौर तलब करना है। वैल्यू इन रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बताएंगे कि रिलेशनशिप में वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी वैल्यूज़ होने से रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो जाते हैं। सर्टेन बेसिक और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं रिलेशनशिप मेंटेन करने की, और ये वैल्यूज़ हम जानते हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं वो हेल्थी और हैप्पी फैमिली रिलेशन का आधार हैं। ये फीलिंग्स, ये इमोशन, ये सेंटीमेंट, ये रिस्पेक्ट, ये सब रियल इंपॉर्टेंस की हैं, इनकी सबकी वास्तविक वैल्यू है। और यही वैल्यूज़ जो हैं वो अगर लीड टू एलिमिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, इन्हीं वैल्यूज़ के होने से फ्रिक्शन का एलिमिनेशन होता है, यानी जो फ्रिक्शन है, दरार है, उनको वो हटती है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं। और इन्हीं वैल्यूज़ के होने से टोटल हार्मनी आती है, इस्टेब्लिशमेंट आता है, और इसी हार्मनी के होने से रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम उन्हें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पहला जो है रिलेशनशिप का वैल्यू वो ट्रस्ट है।
ट्रस्ट और विश्वास इज़ द फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप। ट्रस्ट या विश्वास जो है वो रिलेशनशिप की फाउंडेशनल वैल्यू है, एक बेसिक वैल्यू है। टू बी एश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट्स वन सेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ट्रस्ट का मतलब है कि ये एश्योरिटी होना, ये भरोसा होना कि हर कोई ह्यूमन बीइंग वास्तविक रूप से अपने आप को और दूसरों को भी खुश और मतलब हैप्पी और प्रॉस्परस देखना चाहता है, खुश और समृद्ध देखना चाहता है। इफ़ वी हैव ट्रस्ट इन द अदर, अगर हमारा दूसरों में ट्रस्ट होगा तो वी आर एबल टू सी द अदर एज ए रिलेटिव, नॉट एज एन राइवल, एज ए राइवल और अपोनेंट। अगर हम दूसरों पर ट्रस्ट करेंगे तो हम दूसरों को रिलेटिव और फ्रेंड की तरह देखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम उन्हें राइवल मानेंगे और अपोनेंट मानेंगे, कॉम्पिटिटर मानेंगे। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब है इंडिविजुअलिटी, पहले भी बता चुके हैं। इंडिविजुअलिटी का मतलब है आपकी अपनी पर्सनालिटी को अगर वैल्यू मिल जाती है, इंडिविजुअल आप जैसे हैं उसको वैल्यू करना। द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इज़ प्राइम ऑब्जेक्ट। इंडिविजुअलिटी का सेंस जो है वो एक बेसिक ऑब्जेक्ट है, प्राइम ऑब्जेक्ट है, सर्वप्रमुख ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक स्टेप टुवर्ड्स रिस्पेक्ट। ये पहला बेसिक कदम है रिस्पेक्ट की तरफ, सम्मान की तरफ। वंस वी रियलाइज दैट वी आर इंडिविजुअल देन ओनली वी कैन सी आवरसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक बार अगर हमें विश्वास हो जाए, महसूस कर लें एक बार अगर हम कि हम इंडिविजुअल जो हैं, दैट वी आर इंडिविजुअल देन वी कि हम इंडिविजुअल हैं, हम अपने आप में अलग हैं, व्यक्तिगत हैं, मतलब हम अपने आप में थोड़ा सा हमारी अपनी खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी है, तभी हम दूसरों को अपने आप से डिफरेंट करके मानेंगे। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन टू बी इवैल्यूएटेड एज आई एम। रिस्पेक्ट का मतलब या तो इंडिविजुअलिटी है या फिर राइट इवैल्यूएशन करना है, जैसा मैं हूँ उसी आधार पर मेरा आकलन करना, मेरा मूल्यांकन करना। अफेक्शन, अफेक्शन इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। अफेक्शन का मतलब है कि दूसरे से रिलेट होने की फीलिंग। अफेक्शन कम्स व्हेन आई रिकॉग्नाइज दैट वी बोथ वांट टू मेक ईच अदर्स हैप्पी एंड वी बोथ आर सिमिलर। अफेक्शन कब आता है? जब मैं ये पहचान लेता हूँ कि हम दोनों ही एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं और हम दोनों ही समान हैं, हम में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। देखिए इनकी डेफिनेशन लिखने वाले को भी 2 मार्क्स में आ सकती है और ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केयर, द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव। केयर की फीलिंग क्या है? नर्चर करना और प्रोटेक्ट करना बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव, यानी क्लोज वन, जो हमारा नियर एंड डियर है, जो हमारा रिलेटिव है, जो हमारा क्लोज्ड वन है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बचाना, और उसकी बॉडी को नर्चर करना यानी कि पालन पोषण करना। ये मतलब उसकी बॉडी को फलने फूलने के लिए विकास के अवसर प्रदान करना, यही केयर है। जैसे आपके सिर में दर्द हो तो आपकी बॉडी को नर्चर करना, है ना। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, ए स्टेट ऑफ माइंड, ये एक ऐसी माइंड की दशा है इन विच वन इज रेडी टू कंसोल अस, जिसमें एक व्यक्ति हमें कंसोल यानी सांत्वना देने के लिए तैयार है, एक व्यक्ति हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मोटिवेट करने के लिए तैयार है, हील करने के लिए तैयार है। हील का मतलब आराम पहुंचाने के लिए तैयार है। जब व्हेन वी आर समवेयर और समवट ट्रबल्ड, जब हम कहीं और थोड़ा बहुत कहीं, थोड़ा बहुत कुछ ट्रबल में हो, वरीड हो, एनक्शियस हो, तो ऐसे टाइम में, हमारी ट्रबलसम टाइम में, वरीड में, हमारी एनक्शियस एंजाइटीज़ में, जब कोई व्यक्ति हमें कंसोल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हील करने के लिए तैयार है, तो यही फीलिंग जो है वो, यही माइंड की सोच जो है वो केयर कहलाती है। गाइडेंस, द फीलिंग ऑफ एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स इन अदर इज कॉल्ड गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब है कि दूसरे में, यानी मेरे रिलेटिव में, यानी कि मेरे नियर एंड डियर वन में राइट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स जो हैं उनका एंश्योर करना, उनको सुनिश्चित करने की जो भावना, यानी मुझे जो कोई जानता है, जिसको मैं जानता हूँ, उसके अंदर मैं राइट अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग डेवलप कर सकूँ, सही समझ विकसित कर सकूँ और अच्छी फीलिंग विकसित कर सकूं और इनकी श्योरिटी कर सकूं, यही फीलिंग जो है वो गाइडेंस है। वी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेल्फ फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स। हम जो है सेल्फ की नीड को, यानी आई की जो नीड है उसे समझते हैं। आई की नीड क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग की और फीलिंग्स की है। वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट द अदर इज सिमिलर टू मी इन हिज हर फैकल्टी ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। हमें ये भी समझ होनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी जिस तरह से हमारे आई की नीड है, राइट अंडरस्टैंड, हमारा आई जो है वो राइट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स को चाहता है, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति भी मेरे समान है अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति की अवस्था में।
उनकी भी डिज़ायर ऑफ वांटिंग कंटिन्यूस हैप्पीनेस, उनकी भी डिज़ायर है कि वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस में रह सकें, एंड द प्रोग्राम ऑफ लिविंग इन हारमनी एट ऑल द 4 लेवल्स, और उनकी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो भी चारों लेवल्स पर हारमनी के प्रोग्राम को जी सकें, यानी चारों लेवल्स पर उनकी भी हारमनी डेवलप हो जाए। तो यही फीलिंग्स जो है वो गाइडेंस है कि मैं अपनी नीड के साथ साथ दूसरे की फीलिंग्स को भी समझूं, दूसरे को की नेचुरल एक्सेप्टेंस की प्रवृत्ति को समझूं, और ये समझूं कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस में रहना चाहता है और उसका प्रोग्राम जो है वो भी हारमनी में रहने का है चारों लेवल्स पर। बस मैं उसको यही सिखा पाऊँ, उसकी यही समझ, उसकी यही फीलिंग्स को एंश्योर कर पाऊँ। रेवरेंस का मतलब श्रद्धा होता है। The feeling of acceptance of excellence in the other is called reverence। अब जो है दूसरे व्यक्ति को की जो एक्सीलेंस है, दूसरे व्यक्ति की जो जो वरिष्ठता है, जो एक्सीलेंस है, जो उसकी जो उसकी बेस्टनेस है, यानी कि जो अच्छाई है, उसको एक्सेप्ट करने की फीलिंग श्रद्धा है। व्हेन वी से दैट द अदर हैज़ अचीव्ड दिस एक्सीलेंस विच मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हारमनी एट द लेवल्स, एट ऑल द लेवल्स ऑफ लिविंग एंश्योरिंग कंटिन्यूस ऑफ हैप्पीनेस, वी हैव ए फीलिंग ऑफ रेवरेंस फॉर हिम हर। तो व्हेन वी सी दैट द अदर, जब हमें ये लगता है, जब हम ये देखते हैं कि दूसरे ने ये एक्सीलेंस प्राप्त कर लिया है, ये उसका एक्सपर्टाइजेशन हो चुका है, ये योग्यता उसको प्राप्त हो चुकी है कि विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब है अंडरस्टैंड मतलब दूसरे व्यक्ति में ये योग्यता होना कि वो भी चारों लेवल पर हारमनी में रह सके, उसकी भी सुख समृद्धि की कंटिन्यूटी एंश्योर हो सके। तो अगर हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति इस तरह से रह सकता है तो हमें उसके अंदर, हमारे अंदर उसके लिए रेवरेंस है। ग्लोरी, ईच वन ऑफ अस वांट्स टू बी लिव विद कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हम में से हर कोई कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि आज सुख है तो कल दुख हो जाए, आज समृद्धि है तो कल ना हो। तो हम में से हर कोई कंटिन्यूशन में हैप्पीनेस और समृद्धि चाहता है। ईच वन ऑफ हैज़ ए सिमिलर फैकल्टी ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। हम में से हर कोई, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई और हो, हर कोई ये चाहता है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की मिलती रहे। हैज़ द सेम गोल और प्रोग्राम, सबका सेम गोल और सेम प्रोग्राम होता है, सबके अंदर सेम पोटेंशियल होता है। इस बात को रियलाइज़ करने के लिए तो ग्लोरी क्या है? ग्लोरी इज़ द फीलिंग फॉर समवन हु हैज़ मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। ग्लोरी जो है वो किसी व्यक्ति के लिए, ये भावना जिसने एक्सीलेंस के लिए एफर्ट्स बनाए हैं, उसके लिए भावना रखना ही ग्लोरी है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब उदारता। ग्रैटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस। ग्रैटिट्यूड का मतलब है उन लोगों के लिए एक्सेप्टेंस की फीलिंग रखना जिन लोगों ने मेरी एक्सीलेंस के लिए प्रयत्न करे हैं। लव इज़ द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। लव जो है वो स्ट्रॉन्ग अफेक्शन का इमोशन है, पर्सनल अटैचमेंट का इमोशन है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, लव इज़ द फीलिंग ऑफ वार्म पर्सनल अटैचमेंट और डीप अफेक्शन। लव जो है वो गहरे पर्सनल अटैचमेंट की अवस्था, डीप अफेक्शन बहुत गहरे प्रेम की अवस्था है, जैसा कि एक पेरेंट की चाइल्ड के लिए फीलिंग होती है और स्पाउस की आपस में फीलिंग होती है। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यूज़ थी। और दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है व्यापक, यानी हमारा अल्टीमेट और आखिरी ह्यूमन गोल क्या है, किसी भी व्यक्ति का इस दुनिया में होने का व्यापक लक्ष्य क्या है। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द प्रोग्राम टू अचीव कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। अब कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या प्रोग्राम अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या प्रोग्राम हमें लेना पड़ेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड डिस्कशन। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, यानी मानव होने के व्यापक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो हमको राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि सही समझ डेवलप करनी होगी। सही समझ किसके, हमें प्रॉस्पेरिटी का सही अर्थ समझना होगा, यानी समृद्धि को सही अर्थों में समझना होगा। फियरलेसनेस, हमारे अंदर निडरता होनी चाहिए। और हमें को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें हैं जो सुनिश्चित करेंगी कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स अचीव करने का के कितना पास हैं हम और कितना दूर हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि प्रोग्राम्स नीडेड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स आर। प्रोग्राम जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें अडॉप्ट करना है। पहला है एजुकेशन। एजुकेशन बोलें तो शिक्षा, और राइट लिविंग का मतलब है संस्कार, यानी सही जीवन यापन। यानी सही जीवन यापन तभी बनता है जब संस्कार पूर्ण जीवन जिया जाता है। आगे आता है हेल्थ। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ स्वास्थ्य, यानी हमें स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना होगा, और सेल्फ रेगुलेशन को सुनिश्चित करना होगा, यानी हमें संयम से रहना होगा, यानी कि हमें टू बी इन सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल रहना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोलिंग में रहना होगा। आगे बात करते हैं जस्टिस और प्रिजर्वेशन। जस्टिस का तो पता ही है, न्याय, और प्रिजर्वेशन का मतलब है सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। प्रोडक्शन और वर्क, यानी उत्पादन और क्रिया को पर ध्यान देना होगा। क्या हमारे कर्म हैं और क्या उसका उत्पादन आउटकम निकल रहा है। एक्सचेंज और स्टोरेज। एक्सचेंज का मतलब है विनिमय, और स्टोरेज का मतलब है कि कोष, यानी कि एक्सचेंज, हमें किन चीज़ों का एक्सचेंज करना है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इस बारे में, और किन चीज़ों का स्टोरेज करना है। तो एक्सचेंज विनिमय के बारे में और स्टोरेज कोष के बारे में हमें पढ़ना होगा। अब अगर बात करें तो पहला है हमारा एजुकेशन यानी शिक्षा, और राइट लिविंग यानी संस्कार। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। एजुकेशन का मतलब है, यानी कि अगर आपके पास सही एजुकेशन है तो एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हमें चारों लेवल्स पर, यानी कि स्वयं के साथ सेल्फ, सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ और नेचर के साथ कैसे इन सारे लेवल्स पर, इन चारों लेवल्स पर किस तरह से हमें हार्मनी यानी मधुरता यानी कि लय को मेंटेन करना है और लय को समझना है। वाइल राइट लिविंग रेफर्स, अब राइट लिविंग का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। राइट लिविंग का मतलब है कि हमारा कमिटमेंट, हमारा प्रॉमिस है ना, हमारा प्रॉमिस और हमारा कमिटमेंट और हमारी तैयारी। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है क्या हमारी तैयारी है कि हम इन चारों लेवल्स पर हार्मनी सुनिश्चित कर सकें। तो इन चारों लेवल्स पर हार्मनी से रहने की हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है और क्या हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे संस्कार हैं। और एजुकेशन का मतलब तो है कि चारों लेवल्स पर हार्मनी को समझना और हार्मनी को मेंटेन करना, ये एजुकेशन है। और संस्कार का मतलब है कि हमारी चारों लेवल्स पर हार्मनी मेंटेन करने की क्या प्रिपेयर्डनेस और किस तरह का कमिटमेंट है। आगे आता है हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन। हेल्थ का मतलब तो है ही स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का मतलब है, यहाँ पर स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य का मतलब है, स्वास्थ्य रेफर्स टू ए फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वास्थ्य में आती है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी ऑफ हाउ टू नर्चर, प्रोटेक्ट एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। किस हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें जिम्मेदारी महसूस करनी होगी कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को नर्चर करें, यानी कि पोषित करें। नर्चर का मतलब है पोषित करें। किस तरह से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें, उसका बचाव करें, और किस तरह से अपनी बॉडी से सही काम लें, उससे राइट यूटिलाइजेशन लें। When the body is fit to act according to the need of the self, there is harmony among the parts of the body. It is referred to as health और स्वास्थ्य। जब बॉडी जो है वो फिट होती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल्फ, आई की नीड को पूरा करने के लिए बॉडी फिट होती है। जब आई की जो भी नीड है वो बॉडी फिट कर पाती है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में हार्मनी रहती है, और उसी को हेल्थ कहा जाता है या उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी बॉडी हमारी इतनी फिट हो, इतनी चुस्त दुरुस्त हो कि वो हमारी सेल्फ की सारी नीड्स को पूरा कर सके। जब सेल्फ की सारी नीड बॉडी पूरा कर देगी तो बॉडी पार्ट्स में भी जो है हार्मनी रहेगी, और इस तरह से इसी को हेल्थ और स्वास्थ्य बोला जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है किस तरह से हमें नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है और बॉडी का सही यूटिलाइजेशन करना है। आगे आता है जस्टिस और प्रिजर्वेशन। जस्टिस का मतलब न्याय है। जस्टिस रेफर्स टू हार्मनी इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। जस्टिस का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम उनमें हमारे जो भी संबंध हैं, लोगों के साथ हमारे जो भी संबंध हैं, उसमें हम लय रखें। प्रिजर्वेशन का मतलब है, प्रिजर्वेशन रेफर्स टू द हार्मनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड रेस्ट ऑफ द नेचर। ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका मतलब है, प्रिजर्वेशन का मतलब है कि हम हार्मनी ह्यूमन बीइंग से भी रखें और जो नेचर के दूसरे पार्ट्स हैं,
नेचर जो प्रकृति के दूसरे पार्ट्स हैं उनमें भी हम उनसे भी हम हार्मनी में रहें। तो यहाँ पर एक चीज़, एक कदम आगे हमें बढ़ना होगा। हमें यहाँ लोगों के साथ तो हार्मनी रखनी ही है, बल्कि हमें हार्मनी किसके साथ रखनी है? ह्यूमन बीइंग्स और रेस्ट ऑफ द नेचर, जो नेचर के दूसरे एलिमेंट्स हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी हमें हार्मनी रखनी है। तो वो प्रिजर्वेशन यानी सुरक्षा हो जाएगी। एक्सचेंज और स्टोरेज। एक्सचेंज विनिमय, विनिमय रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एक्सचेंज का मतलब है कि फिजिकल फैसिलिटीज, सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं उनमें हम अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ का आदान प्रदान करते रहें। और स्टोरेज का रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द फैमिली। और जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हमारी अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के बाद लेफ्ट ओवर हैं, उन फिजिकल फैसिलिटीज़ को हम दूसरे लोगों में बांट दें, या उन फिजिकल बची हुई फिजिकल फैसिलिटीज़ का हम स्टोरेज करके रखें, ताकि कल को ज़रूरत पड़ने पर हम किसी के काम आ सकें। We can now see how these 5 dimensions of humanistic society are able to ensure the human goals. हम अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो डायमेंशंस हैं, ये जो 4 डायमेंशंस हैं, किस तरह से ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी के ये चारों आयाम ह्यूमन गोल को पूरा करने में समर्थ है। एजुकेशन का आपको पता ही है, राइट लिविंग लीड्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग। जब राइट लिविंग और एजुकेशन होगी, सही एजुकेशन और सही लिविंग यानी एजुकेशन और संस्कार होंगे, तो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, सही समझ विकसित होगी, और सही समझ से ही सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। हैविंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड द राइट लिविंग लीड्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल। हेल्थ का मतलब है सेल्फ रेगुलेशन, और जब सेल्फ रेगुलेशन होगा तो इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब आता है हाउ टू एंश्योर एन अनडिवाइडेड सोसाइटी। किस तरह से हम अनडिवाइडेड सोसाइटी को एंश्योर कर सकते हैं। अनडिवाइडेड सोसाइटी को एंश्योर करने के लिए और हार्मनी मेंटेन करने के लिए 3 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाना है। पहला तो है एजुकेटिंग सोसाइटी थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार एंड स्ट्रीट प्लेज, नुक्कड़ नाटक। स्ट्रीट प्लेस का मतलब है नुक्कड़ नाटक। तो अगर हमें अनडिवाइडेड सोसाइटी चाहिए, अखंड भारत, अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब है अखंड समाज चाहिए, यानी इनक्रेडिबल इंडिया चाहिए, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल समाज चाहिए, सोसाइटी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? लोगों को, सोसाइटी को एजुकेट करना होगा। वो चाहे हम वर्कशॉप के माध्यम से करें, चाहे सेमिनार के माध्यम से करें, चाहे स्ट्रीट प्लेस यानी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करें। दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड स्ट्रीट प्लेस एट वेरियस लेवल्स इन सोसाइटी। इसमें हमें बहुत सारे समाज के डिफरेंट लेवल्स पर, समाज के डिफरेंट स्तरों पर हमें नुक्कड़ नाटकों, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को आयोजित करना है। द एक्टिविटीज़ में बी कैरिड आउट बाय NGOs। ये सारी एक्टिविटीज़ कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs करा सकते हैं, बट मस्ट रिसीव द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बट NGOs को भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिलना आवश्यक है। In categories, these activities can be categorized into 3 types, which include knowing the self, knowing the existence based on self, it is knowing the definite human conduct, which is the contribution of self in existence। चाहे हम कोई भी एक्टिविटी कराएं, उनका मतलब है 3 स्तरों पर तीन चीज़ों को सुनिश्चित करना। नोइंग द सेल्फ, खुद को जानना। नोइंग द सेल्फ का मतलब है खुद को पहचानना, खुद को जानना, यानी खुद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। नोइंग द एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन सेल्फ, और सेल्फ के बेस्ड पर यानी खुद के बेस पर अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को पहचानना। इट इज़ नोइंग द डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। इसका मतलब है कि एक वास्तविक ह्यूमन कंडक्ट को, वास्तविक मानवीय आचरण को समझना, और जो मानवीय आचरण जो है वो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, सेल्फ का योगदान है एग्जिस्टेंस में। यानी पहले तो हमें सेल्फ को समझना है, खुद को जानना है, फिर खुद के बेस पर अपने अस्तित्व को पहचानना है, और उसके बाद मानवीय आचरण को जानना है, जो मानवीय आचरण सेल्फ और एग्जिस्टेंस के बीच का कड़ी है। अगला आता है वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वैल्यू एजुकेशन दी जानी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द करंट एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स, प्राइमरी स्कूल लेवल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज लेवल। तो अगला वो ये कहते हैं कि अगर अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो वैल्यू एजुकेशन को हमें करंट एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, सभी लेवल्स पर। प्राइमरी स्कूल लेवल पर भी छोटे बच्चों को भी वैल्यू एजुकेशन दी जानी चाहिए, 1 to 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को। सेकेंडरी स्कूल में 6th to 12th भी ये पढ़ाया जाना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6th to 9th,
सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10th to 12th के स्कूल्स में और कॉलेज लेवल पर यानी डिग्री लेवल पर भी ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसको इंट्रोड्यूस कराया जाना चाहिए, तभी लोगों को वैल्यूज़ का पता चलेगा। अगला आता है हेल्पिंग टू अप्लाई वैल्यूज़ टू द रियल वर्ल्ड। हम रियल वर्ल्ड में वास्तविक संसार में यानी वास्तविक धरातल पर यानी यथार्थ के धरातल पर हम इन वैल्यूज़ को अप्लाई करने में मदद करनी है। हमें खाली वैल्यूज़ को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यथार्थ के धरातल पर उन वैल्यूज़ को उतारना भी ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट शुड ओपन अप काउंसलिंग सेंटर्स दैट कैन हेल्प देयर एम्प्लॉयज़ और जनरल पब्लिक टू अप्लाई वैल्यूज़ इन रियल लाइफ सिचुएशंस। गवर्नमेंट को और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को काउंसलिंग सेंटर्स खोलने चाहिए। काउंसलिंग सेंटर का मतलब है सलाहकार, मतलब सलाह समितियाँ खोलनी चाहिए जहाँ पर सलाहियत दी जा सके, जहाँ पर मशवरा करा जा सके, जहाँ पर लोगों को गाइड करा जा सके। और वो काउंसलिंग सेंटर अपने एम्प्लॉयज़ को और जनरल पब्लिक दोनों को ही, एम्प्लॉयज़ को भी और जनरल पब्लिक यानी आम जनता को, जनरल पब्लिक का मतलब है आम जनता को पढ़ा सकें, सिखा सकें कि रियल लाइफ सिचुएशन में जब वर्तमान जीवन में रियल लाइफ तो उनमें वैल्यूज़ को किस तरह से अप्लाई किया जाए। इट इज़ अबाउट रियलाइजिंग द अल्टरनेटिव्स इन लाइफ। जीवन में अल्टरनेटिव्स का यानी विकल्पों का क्या वैल्यू है, कौन से विकल्प कहाँ सही बैठते हैं, इनको भी अप्लाई करना आना चाहिए। वेरियस इंडिविजुअल्स आर ऑन द वे टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो आज सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी खुद को खंगालने की, खुद को जानने की, खुद को एक्सप्लोर करने की, खुद को खोजने की के रास्ते में हैं। फाइंडिंग देयर नेचुरल एक्सेप्टेंस towards the holistic approach of life and realizing it at all levels। और उन्होंने ये देखा है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति उनकी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है जीवन के होलिस्टिक अप्रोच को पहचानने में, और किस तरह से उनकी नेचुरल एक्सेप्टेंस सारे लेवल्स पर चीज़ों को महसूस करना, सारे लेवल्स पर किस तरह से वो नेचुरल एक्सेप्टेंस को रियलाइज कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो ये आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, खुद को खोज रहे हैं, और खुद को खोजने की प्रक्रिया में वो नेचुरल एक्सेप्टेंस को पहचानने लगे हैं, यानी अपनी सहज स्वीकृति को पहचानने लगे हैं। और उन्हें ये भी पता लगा है कि किस तरह से सहज स्वीकृति जो है वो जीवन के होलिस्टिक अप्रोच में काम आती है और जीवन के सारे लेवल्स में इसकी क्या वैल्यू है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ टू फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन टू सोसाइटी। And the idea is not to live in isolation or individualism, but with the expansion of self to higher levels in the social system। अब हमें क्या करना है, हमें जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो खुद से स्टार्ट करना है नॉलेज के माध्यम से, और वो फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन फैमिली तक ले जाना है। किस तरह से ले जाएंगे, जब हम रिलेशनशिप में मीनिंग रखेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे, उसमें फियॉट्स नहीं होंगे, उसमें संघर्ष नहीं होगा, बल्कि हार्मनी होगी। तो इस तरह से हम सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, यानी पहले अपने आप से हार्मनी डेवलप करेंगे, फिर फैमिली के साथ हार्मनी डेवलप करेंगे मीनिंगफुल रिलेशनशिप के फॉर्म में, और उसके बाद हम सोसाइटी से हार्मनी डेवलप करेंगे। सोसाइटी से हार्मनी कैसे डेवलप करेंगे, एजुकेशन फैलाकर, हेल्थ फैलाकर, प्रोडक्शन देकर, बिजनेस देकर, सर्विसेज देकर हम सोसाइटी से हार्मनी डेवलप करेंगे। तो आइडिया जो है वो आइसोलेशन यानी कि अकेलेपन में रहने का नहीं है, बल्कि इंडिविजुअलिज्म में रहने का नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सपेंशन है सेल्फ का, यानी खुद का विस्तार करना है। खुद का विस्तार इस तरह से करें कि दूसरे की हस्ती को भी पूरी इंपॉर्टेंस दी जा सके, दूसरे की हस्ती को भी पूरी डिग्निटी दी जा सके, और इस तरह से सोशल सिस्टम में अपनी एक हायर लेवल पर, सोशल सामाजिक सिस्टम के हायर लेवल पर हम कंट्रीब्यूट कर सकें, हम अपने योगदान दे सकें। जब हम खुद से स्टार्ट होकर फैमिली तक जाएंगे और फैमिली से फिर समाज को परिपोषित करेंगे, समाज को डेवलप करेंगे, समाज में हार्मनी डेवलप करेंगे। बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम अकेले रहें या इंडिविजुअलिज्म में रहें, खुद में रहें, इंट्रोवर्ट रहें, बल्कि आइडिया ये है कि सेल्फ का एक्सपेंशन करें, खुद का विस्तार करें, इतना हायर लेवल तक करें कि सामाजिक सिस्टम में हमारी एक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो इस तरह से ये यूनिट 3 का 1 शॉट वीडियो था। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। काइंडली डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी कि फ्रेटर्निटी, यानी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कोई आपके सजेशंस हो तो अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर भेजिएगा। आपके सजेशन हमारे लिए लाइफ ब्लड का काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।